प्लीज चेक, रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने क्लिक किया है। ठीक है, ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, जब तक गुड मॉर्निंग में ले नहीं आती तब तक मेरे पढ़ाने में फ्लो नहीं आता, ठीक है। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द सेकंड क्लास ऑफ EIS and SM। चलो EIS ठीक है, आदत मुझे ESN SM बोलने की है ना। ओके गाइस, सो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे थे और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका वो क्लास रह गया था। कौन कौन है वो? एक, ये आधा क्यों रखा? आधी क्लास रही थी कि पूरी क्लास रही थी? तो पूरा हाथ खड़ा होना चाहिए। हाँ जी, आपकी भी रही थी। ओके गाइस, सो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्लीज फैंस ऑफ कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट कि फैंस ऑफ कर दीजिए। सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, जिन्होंने लास्ट क्लास में पढ़ाई नहीं करी है, सो डोंट वरी, आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका पिछली क्लास से कोई नाता नहीं है। ओके एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आऊँ तो फिर आप अपनी प्रीवियस क्लास का जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है तुम्हारे लिए वो तुम क्लियर कर लो। ओके आगे आ जाइए। नहीं, बैठ जाओ। ओके गाइस, सो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे अभी के अभी EIS में कितने चैप्टर्स हैं उनके नाम बता सकते हैं या किससे रिलेट करते हैं वो बता सकते हैं? ट्राई करो फटाफट से, किससे रिलेट करते हैं वो बता सकते हैं? ओके, हाउ मेनी चैप्टर्स? कौन कौन से? पीछे से शुरू करेंगे ना, पीछे वाला बैंकिंग वाला, वेरी गुड। उससे कोर IT। दूसरा ओके अगर हम कोई फर्म वगैरह के हिसाब से देखें तो वहां पर जो अकाउंटिंग जाएगी। फर्स्ट वाला मिसलेनियस ऑटोमेशन। क्या हुआ, परेशान करे तेरे को ये? पैर लगा रहा है? तुम्हें यही मिला पैर लगाने को? एक तो मेरी क्लास में ना पूरा बोला करे, यहाँ पर तुम डैश डैश बीप 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 के लिए छोड़ देते हो। नहीं, मैंने गलत समझा, हंस तो ऑडियंस रही थी, मैं तो इनको देख के हंस रही थी। कुछ नहीं कह रहे हैं, दो छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा ओके, सो आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? आप लोगों को मैंने कहा था कॉपीज लेके आने के लिए, होमवर्क कॉपीज, ठीक है। तो आप सभी लोग होमवर्क कॉपी ले आए अपनी। कैन आई हैव योर कॉपी प्लीज? आगे आ जाओ, सबसे आगे। सो मैंने आपको ये एक चार्ट बनवाया था, राइट? इसके अलावा और कुछ है कॉपी के अंदर? नहीं। अब आप क्या करेंगे, ये चार्ट आपका मेन चार्ट है, दैट इज योर इंडेक्स, राइट? तो अब आप अपनी कॉपी को डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से कि पीछे सिर्फ इतने पन्ने मिले मुझे। ये अप्रोक्सीमेटली आपके हो सकते हैं 25 पन्ने, ठीक है। इतने पन्ने अलग से आप रखेंगे और यहां पर लिखेंगे, ऑन दिस पेज यू आर गोना राइट chapters mind maps, chapters mind maps। अप्रोक्सीमेटली 25 पेजेस मुझे चाहिए होंगे, 5 फॉर ईच चैप्टर। सो 25 पन्ने अप्रोक्सीमेटली पीछे से छोड़ के लिख दीजिए चैप्टर्स माइंड मैप। मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी कॉपी का साइज एटलीस्ट इतना रखिएगा, राइट? आई बिलीव कि आप मेरी बात सुनते हैं, मानते हैं और समझते हैं, है ना? हाँ नहीं बोला किसी ने? एक बात और बताऊं, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने मेरी बात मानी हो और उसे इंस्टीट्यूट ने फेल कर दिया हो, ऐसा हुआ नहीं। जिस किसी के ऊपर मेरा हाथ रहा है ना आशीर्वाद के लिए, उसने मेरी बात मानी है, तो वो बच्चा अच्छे नंबर से पास हुआ ही है।
तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि आप पास होए, है ना? वो भी अच्छा, ऑब्वियसली अच्छे नंबर से यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज ओवर अदर्स. चलो, so guys, we are going to make the very first mind map. Okay, the very first mind map is like this. तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स करते रहेंगे हम माइंड मैप्स बनाते रहेंगे. मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट क्लास से पढ़े थे दैट वर फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. Very good. So the first mind map will be from chapter number 2. So first of all you have to write chapter number 2. लिख लीजिए chapter number 2. So chapter number 2 is into total 4 parts. Is into total 4 parts. लिखेंगे part A, part B, part C and part D. पता है आपको कि मैंने पीछे से क्यों बनवाया ये माइंड मैप? बच्चों को ना एक बहुत बुरी आदत होती है कॉपी को ना पीछे से भी इस्तेमाल करने की फॉर अनदर सब्जेक्ट. तो मैंने अपनी बुक को, अपनी नोट्स को बुक कर दिया. आगे से भी मेरी है और पीछे से भी भैया मतलब EIS की है. अब देखो कौन हंस रहा है, समझ आया? चलो, सो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स है A, B, C and D. अब हम क्या करेंगे? 4 फ्लो चार्ट बनाएंगे. फ्लो चार्ट A, फ्लो चार्ट B, फ्लो चार्ट C, फ्लो चार्ट D. इतनी बात समझ आई? जो लास्ट क्लास में किया उसको कनेक्ट नहीं कर रही हूं, आज जो करेंगे फ्रेश उसको लेकर चल रही हूं. ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट B. सो यू हैव टू राइट पार्ट B. पार्ट B. पार्ट B. मैंने आपसे कहा था मैं काफी सिस्टमैटिक इन नेचर हूं. मैनेजमेंट पढ़ाती हूं तो मैनेजमेंट करती भी हूं. सिस्टमैटिक रखना पसंद करती हूं और जब मैं आपके नोट्स उठाऊं तो मुझे भी वहां पे सिस्टम ही दिखना चाहिए. अगर आप एब्सेंट होते हो सो मेक श्योर कि आप बगल वाले से चीजें समझ के अपनी बुक को अपडेट कर लीजिए. मुझे ऐसा नहीं सुनने को मिले कि मैम हम तो एब्सेंट थे, हमें तो पता ही नहीं था. राइट? ओके, सो पार्ट बी आज हम शुरू करने वाले हैं ना. पार्ट बी का हम क्या बनाएंगे? फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है. बट बिफोर कमेंसिंग पार्ट बी किस चीज के ऊपर है ये हमें देखना पड़ेगा. ठीक है? तो आप अभी इस फ्लो चार्ट को यहीं रोक दीजिए, सुनिए हम क्या करने वाले हैं. देन वी आर गोइंग टू कम अगेन ऑन दिस फ्लो चार्ट. सो नाउ पार्ट बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट, सिस्टम एंड इट्स टाइप्स. मैं आज आपको ये बता दूं कि जब आप मुझसे ये पढ़ेंगे ना आपको ना आई थिंक 5 से 7% ही ये फील आएगी कि आप आज IT पढ़ रहे हैं. आज आपको ऐसी फील आएगी बस कि 5 से 7% IT है, बाकी तो सब हमने पहले से पढ़ ही रखा, कोई दिक्कत ही नहीं है. राइट? ओके, सो गाइस बात क्या है? बात ये है कि क्या आप लोगों ने 12वीं कक्षा में मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस स्टडीज पढ़ी? क्या वहां पे कॉन्सेप्ट था कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? बहुत ही अच्छे से आता है. मैं डेफिनेशन नहीं पूछूंगी, कॉन्सेप्ट तो पता है ना क्या होता है. कौन ट्राई करेगा बताने का? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बताइए कौन ट्राई करेगा? यस यू, व्हाट्स योर नेम? ओके सिद्धि, प्लीज ट्राई. या concentration of power in few hands. Okay, is centralization and okay, यानी कि integration is centralization and differentiation मैथ्स लगा रहे तुम भाई, is decentralization. I believe इतना आता है. अगर ये आता है ना तो आपका इस चैप्टर का पार्ट नंबर भी आपके हाथों में है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर. अब एक और सेंटेंस, देन पार्ट बी का जो कोर जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म. जब हमने कहा कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं यानी कि सेपरेशन कर रहे हैं और उस सेपरेशन को करते वक्त कोई ना कोई दिक्कत आई है, अब हमने क्या किया? उस दिक्कत को क्या किया? रिमूव किया और हम क्या लेके आए? सेंट्रलाइजेशन लेके आए. जब हम सेंट्रलाइजेशन लेके आए तो हमने कहा कि जब हम सेंट्रलाइजेशन लेके आएंगे, इंटीग्रेशन लेके आएंगे तो उसमें क्या घुसा देंगे? IT. क्या घुसा देंगे? IT. यानी कि एक सॉफ्टवेयर हर एक चीज के लिए है. क्या कहते हो? सिंपल? आसान?
ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, ये देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, डिपार्टमेंट्स, HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, QC यानी कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मुद्दा क्या है, ये सारे डिपार्टमेंट देखो आपस से लिंक नहीं है ना, ये सारे डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं, सेपरेटली वर्क कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें कि क्या होगा, ये सारे एक ही सॉफ्टवेयर से अटैच हो जाएंगे। यानी कि जैसे मान लो मैं लेके आती हूँ स्टॉक, ठीक है, मैं स्टॉक लेके आई, सामान लेके आई, मैंने कहा भैया मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इतने मीटर कपड़ा लेके आना है, ठीक है। अब स्टॉक आया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो यानी कि जब स्टॉक आया तो परचेज डिपार्टमेंट इफेक्ट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट इफेक्ट हुआ, और साथ ही में अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी इफेक्ट हुआ। कैसे, पैसा का आवन और जावन है, दो डिपार्टमेंट इफेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो अगर मान लो मैं एक ही सॉफ्टवेयर का यूज कर रही हूं तो क्या मुझे अलग अलग एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी, नो। अब बात समझ आई, जैसे मैंने एंट्री किया तो एंट्री में आपसे क्या मांगेगा, परचेज का अमाउंट मांगेगा। जब परचेज का अमाउंट आप फाइनलाइज करते हो, सो हाउ डू यू फाइनलाइज द परचेज अमाउंट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर प्राइस, यूनिट प्राइस, राइट। ऐसे करके आप क्या निकालते हो, परचेज का पूरा अमाउंट निकालते हो। तो ये जो आप क्वांटिटी यहां पे डालोगे सीधा कहां अपडेट हो जाएगी, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर है ना, इसी सॉफ्टवेयर के परचेज उसमें क्या हो जाएगा, स्टॉक ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत, पर कितना अच्छा लगा ना, कितना अच्छा लगा, डुप्लीकेसी नहीं हुई, टाइम बच गया। नहीं तो क्या करना पड़ता, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, ये एक बंदा था, जैसी सामान आता, ये परचेज डिपार्टमेंट का बंदा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा, इन दोनों का आपस में बातचीत करनी पड़ती। हाँ तो कितना माल लेके आया, अच्छा कितने पैसे गए, अच्छा उधारी पे गए, कैसे गए, ये चार बातें ये पूछ रहा होता, चार बातें ये पूछ रहा होता। और जब दो जन इन्वॉल्व होंगे तो बेसिकली दिक्कत तो राइज होगी। तो हमने क्या किया, खत्म बेटा खत्म, एक सॉफ्टवेयर सबका इलाज करेगा। इज दैट क्लियर। तो ये सॉफ्टवेयर दैट इज द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कि हमारे काम करने का सिस्टम। तो हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। तो बताओ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। क्या हुआ बेटा, जूम कर दूं अभी, ठीक है, और भी करूं जूम अभी, ठीक है। डन, ओके। सो सिस्टम्स कितने प्रकार के, माइंड में बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, EIS IT में बोलेंगे, कॉपी पे बोलेंगे, बात समझ आई। अपनी किताबों पे लिखो फटाफट, चलो इसके ऊपर नॉन इंटीग्रेटेड के ऊपर लिखो डिसेंट्रलाइजेशन, और इसके ऊपर लिखो सेंट्रलाइजेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग एक ही पेन का इस्तेमाल करेंगे, चूज कर लिया आप लोगों ने पेन, हर एक इंडिविजुअल ने। विच पेन आर यू यूजिंग, ब्लू, ओके, टोटली योर डिस्क्रिप्शन, बट वो एक कलर ही होना चाहिए अपने आपके बुक के अंदर। चलिए, क्या इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब उसने किसको सबसे पहले एक्सप्लेन करा, नॉन इंटीग्रेशन को, ओके। सो बिफोर यू पीपल कमेंट्स दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, मैं ये चाहती हूं कि आप 2 मिनट आंखें बंद कर लें, 2 मिनट आंखें बंद कर लें और जरा सोचें कि अगर सब कुछ तितर बितर है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है, तो वो ज्यादा अच्छा, या सब कुछ एक साथ है तो वो ज्यादा अच्छा, जो एक साथ है वो ज्यादा अच्छा। अब और सोचो, एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के साथ में सारे के सारे काम हो रहे हैं। सोचो, उस एक सिस्टम के साथ में सारे के सारे काम हो रहे हैं, सारे एम्प्लॉइज क्या है, हैप्पी है। क्यों हैप्पी है, डुप्लीकेसी नहीं है और एक्यूरेसी ज्यादा है, लागत वेरी गुड, एफिशिएंसी, तुम तो सारे एडवांटेज ही बता दो, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कहा था ना कि सिर्फ 5 से 7% IT होगा, बाकी सारा पुराना कंसेप्ट होगा।
चलो अब बात करते हैं आपके इस कंटेंट की। सो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या कहता है? कहता है मैं वो सिस्टम हूं जिसमें कि डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। अब यहां पर लिखो एमसीक्यू, इतने से बात पे एमसीक्यू आ जाएगा भाई। नाउ नेक्स्ट, ईच डिपार्टमेंट यानी कि एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट शैल मेंटेन इट्स ओन डेटा एंड नॉट इन एन इंटीग्रेटेड वे। कोई बहुत भारी भरकम बात करी इसने। मैं सच्ची बोलूं तो पहले में पता क्या बोला उसने? डिसेंट्रलाइजेशन, और फिर नीचे ही उसका सिनोनिम यूज कर दिया नो इंटीग्रेशन, है ना। तो यानी कि आप ये बात समझो कि आपको ये कला आनी चाहिए कि हमें अगर कंटेंट आता है तो मैं उसके 1 से 4 पॉइंट कैसे बना सकता हूं। मैं एक पॉइंट और बना सकती हूं, मैं ये बोल सकती हूँ हियर ऑल द डिपार्टमेंट्स दे वर्क सेपरेटली। लो एक और पॉइंट, आपकी मर्जी आप कितना इसको एक्सपैंड करते हो। कोई और बच्चा जो मुझे एक और पॉइंट दे सकता है? मेरा मन कर रहा है और लिखने का, कोई भी एक पॉइंट, कोई भी एक लाइन सोचो। यस, वेरी गुड, इंडिपेंडेंटली, बात ही खत्म। यानी कि आपके पास सिनोनिम्स होने चाहिए, अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, अच्छे थॉट्स होने चाहिए, कंटेंट ऑटोमेटिकली आएगा। इसके याद करने के लिए निमोनिक दूं क्या? नहीं ना, कितना आसान था। आगे चले, अब जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है इतू सा डायग्राम है, बना सकते हो एग्जाम के अंदर अगर आगे तो। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि भैया हमारे को क्या आ रही है इस सिस्टम के अंदर? प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम बेटा एक बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ ना एग्जाम में आ चुकी है, तो लिख लिया करो ई कि एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था एग्जाम में कि भैया ऐसा क्या हुआ कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन पर आना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? तो हमने कहा दो चीजें हो गई। सबसे पहला कम्युनिकेशन गैप, वो बंदा कुछ कह रहा है कितना स्टॉक आया है, हम कुछ कह रहे हैं कितने रुपए गए, क्या है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। सेकंड मिसमैच डेटा, मिसमैच ऑफ डेटा। डेटा कैसे मिसमैच हो रहा है? माइट भी मैंने कुछ गलती कर दी हो सुनने में, माइट भी उसने एक जीरो ज्यादा लगा दिया हो, डेटा मिसमैच हो रहा है। बट अगर मेरे पास में सेंट्रलाइजेशन होता, क्या कोई कम्युनिकेशन की जरूरत थी? नहीं थी। क्या जब कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं, जब एक ही सॉफ्टवेयर है, तो क्या होता? वहां पर डेटा की मिसमैचिंग भी नहीं होती। जो एक बार एंट्री हो गई वही बाकी सारे उसमें रिफ्लेक्शन आ जाती। बोलो हाँ कि ना? ऑटोमेटिक होता कि नहीं होता सब कुछ? अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से सुनेंगे, यहां पर कम्युनिकेशन गैप जो आया वो किसके बिटवीन में आया? बिटवीन डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड, इसके आगे लिखो बिटवीन डिपार्टमेंट्स। बिटवीन डिपार्टमेंट्स लिखना पड़ेगा, लिखो, तुम्हारी बुक नहीं है, कल आ जाएगी। बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ओके। और इससे क्या पैदा होगा? कंफ्यूजन। निमोनिक है सीएम, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, इसमें क्या कंफ्यूजन था? ओके, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन गैप, एम स्टैंड्स फॉर मिसमैच ऑफ डेटा। लेट्स जस्ट रिकॉल। सो दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, पहला जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन इंटीग्रेट में डेटा कैसे मेंटेन होता है? ओके, नाउ what are the problems in the decentralization or non-integrated systems? Mnemonic, 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 mnemonic. C से M से, इस दोनों से क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन। दोबारा से, क्या प्रॉब्लम्स है निमोनिक? सी से, किसके बिटवीन में? एम से, इजी सिंपल। अब इन प्रॉब्लम का हमने क्या किया? इलाज किया। तो क्या आ जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन। इतना सिंपल, मतलब फोकट, बिल्कुल फोकट। मैं तो सोच रही तुम खुद ही पढ़ लोगे, मैं बेकार ही आती हूँ क्लास में, है ना। बट जब तक मैं आऊंगी नहीं तुम किताब भी नहीं पढ़ने वाले, दिस आई नो। क्या कह रहा है? गर्मी लग रही है?
मैंने क्लास में उसको तो बुलाया नहीं, नूरा फतेही को, जितनी गर्मी लग रही है. ओके, नाउ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. अच्छा, मैं ना इस वाले पॉइंट पर बाद में आऊंगी, जो उसका दूसरा नाम है ना, इस पे मैं बाद में आऊंगी. मैं पहले ना इस चीज को जो है क्या करना चाहती हूँ, एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट एट द बैक, डोंट टॉक. सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग डेटा इन द, ऊपर क्या था, मेंटेन्स सिंगल डेटाबेस. यानी कि जितने सारे मॉड्यूल्स हैं उन सब का एक ही जगह क्या बनेगा, डेटाबेस. अब डेटाबेस क्या होता है, सुनना ध्यान से. इजी सिंपल भाषा में डेटाबेस का मतलब होता है एग्रीगेशन एग्रीगेशन ऑफ डेटा इज इक्वल टू डेटाबेस. हाँ कि ना. जैसे कि अपने क्लास में लेट सपोज 60 बच्चे हैं, मैंने इस सारे डेटा को कलेक्ट कर लिया. उसके बाद में मैं बगल वाली बिल्डिंग में गई, वहां 100 बच्चे थे, उसका डेटा भी कलेक्ट कर लिया. फिर और बिल्डिंग में गई, ऐसे करके मैंने 3 बिल्डिंग कवर करी. अब वो सारा डेटा एक ही आदमी के पास है, समझ लो वो अटेंडेंस रजिस्टर. वो क्या है, डेटाबेस ऑफ प्रिंस कथूरिया क्लासेस. Isn't it? So what is a database? बट डेटाबेस के बारे में, क्योंकि ये बिल्कुल आईटी के ऊपर है, कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 3. राइट आंसर, बिकॉज चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट द कोर आईटी. वहां पर हम और पढ़ेंगे अबाउट द डेटाबेस. क्लियर, अभी के लिए इतना समझो. तो बताओ डेटाबेस यहाँ पे क्या है, सिंगल. अगर यहाँ पर सिंगल है और मैं तुमसे पूछूं बताओ ऊपर वाले में क्या होगा, मल्टीपल या फिर मोर देन वन डेटाबेस. कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट अलाउज डिपार्टमेंट टू स्टोर यानी कि सामान को सेव करके रखना, कंटेंट को सेव करके रखना. एंड रिट्राइव, व्हाट डू यू मीन बाय रिट्राइवल. अब यहां पर एक वर्ड ऐसा आया बेटा, यहां पर एक वर्ड ये था डेटाबेस, एक वर्ड था ये वाला रिट्राइव. 2 वर्ड आए आपके आईटी के. जैसे आप आईटी का वर्ड देखोगे आप क्या करोगे, अपने ही नोट्स के ऊपर जाओगे, यहां आपको मार्जिन देके रखा है, राइट. सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे डेटाबेस. डेटाबेस क्या था, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा था. नाउ नेक्स्ट आप लिखोगे रिट्राइवल. जैसे ही आपको आईटी के शब्द मिलेंगे आप मार्जिन पे जाओगे और उन शब्द का आसान फॉर्म यहां लिख लोगे. एग्जाम में जब आपके पास आखिरी के 10 मिनट बचते हैं ना, या जैसे जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन सुबह सबसे पहले उठ के ना जितना भी आपके मॉड्यूल के मार्जिन का है ना, जितने कीवर्ड्स है ना वो सारे रीड कर लेना. वो सारे आईटी वाले कीवर्ड्स होंगे. जब आप आंसर की फ्रेमिंग कर रहे होंगे ना, वहां आप देखना, क्योंकि आपकी जो कीवर्ड्स है कैशे मेमोरी में फिट हो जाएंगे ना, ताजा याद किए होंगे आपने. जब आप आंसर की फ्रेमिंग करेंगे तो आप फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. इज दैट क्लियर, चलो. सो रिट्राइवल का मतलब क्या होता है, एनीवन इन द क्लास, रिट्राइवल. आपके घर में माइक्रोवेव है, खाना जब भूख लगती है तो गर्म करते हो, तो पहले क्या करते हो, खाने को माइक्रोवेव में डालते हो, डाला, उसके बाद जब खाना गर्म हो जाता तो क्या करते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिट्राइव. सिमिलरली आप अपना डेटा जहां डालते हो उसको क्या बोलते हैं, स्टोर. अब स्टोर डेटा को जब वापस मांगोगे, अरे खोल ना मेरा फोल्डर, तो ये क्या हो जाएगा, रिट्राइवल. इज दैट क्लियर. तो यहां पर क्या होगा, एक्सेसिंग the stored content. बात समझ आ गई. तो बताओ जब मैंने रखा तो क्या किया सिस्टम ने, स्टोर. अब मांगूंगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिट्राइव. ओके, अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन सिस्टम. सबका डेटा कहां पर स्टोर, एक सॉफ्टवेयर में स्टोर. सिंगल डेटाबेस है, मैं ये बोल सकती हूं सिंगल डेटाबेस है. अब क्या हुआ, परचेज वाला आया, कहता अच्छा अभी लेटेस्ट जो है ना कितनी यूनिट्स आई हैं ये बता दो मेरे को. तो वो सॉफ्टवेयर में जाएगा, क्या करेगा, जो डेटा स्टोर किया हमने, जो डेटा सॉफ्टवेयर में डाला अभी हमने, उस डेटा को वापस मांगेगा, बता मुझे कितनी यूनिट्स लास्ट
आई थी, उसको क्या बोलेंगे, रिट्राइवल। यानी कि स्टोरेज भी एक जगह और रिट्राइवल भी आसान। अगर आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता तो सोचो कितना टेंशन हो जाता। क्यों? यस, चलो दो पॉइंट्स, डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव इन द रियल टाइम। ये आया अब आपका थर्ड कीवर्ड, रियल टाइम। देखो मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको भी पता नहीं ना आईटी के वर्ड्स, मैं तो आपको समझा के चलूंगी, राइट। वर्ड्स हमें यही लिखने हैं बट समझने हैं। नाउ व्हाट इज अ रियल टाइम? देखो दो तरीके हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैम मेरे पास ये भी तो तरीका है जो कि डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग कंटेंट रखूं और फिर बाद में इस कंटेंट को एक साथ ले जाऊं। जैसे कि लास्ट में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाता है, भैया लास्ट में कर लेते हैं हम। बट सेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या कहते हैं, नहीं शुरू से ही एक साथ। अच्छा, आप लोगों ने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, जैसे विड्रॉ करते हो वैसे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं, या वो कहते हैं कि नहीं एक साथ पूरे महीने के पैसे निकाल लो उसके बाद जो है तुम्हारे अकाउंट से डेबिट करूंगा, ऐसा होता है नहीं। दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स ऑन द रियल टाइम बेसिस। आप ट्रेन से जाते हो, ट्रेन की बुकिंग करते हो, ठीक है। जब ट्रेन की बुक करते, किस किसने ट्रेन बुक करी? खुद से, ओके। ये सब, ये पूरा समूह, तुम ट्रेन बुक नहीं करते हो? अच्छा चलो बस बुक करते होगे, अच्छा ऊबर बुक करते होगे, कुछ तो बुक करते होगे। अच्छा ओके, ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास में ना ये है ना, हम इनसे बुक कराते हैं। चलो कोई बात नहीं, सुनो। सो आप लोग जब ट्रेन को बुक करते हैं तो जैसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर आपने बोला कि भैया मुझे ये ट्रेन में जाना है और ये इतने टिकट्स चाहिए, आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे डाल दिया। उसने कहा ले भैया पेमेंट कर दे, हमने 1000 रुपए की पेमेंट भी कर दी। जैसी आपने पेमेंट करी तुरंत वो आपको क्या दिखाता है, क्या दिखाता है? स्टेटस टिकट। चाहे आपको कंफर्म सीट मिली हो, चाहे आपका वेटिंग हो, तुरंत आपके पास में वो टिकट जनरेट हो जाती है और वो टिकट आपके यहाँ पे भी जनरेट होती है और आईआरसीटीसी के पास भी जनरेट होती है। यानी कि सारा काम कैसा हो रहा है? रियल टाइम बेसिस पर। ऐसा तो नहीं कि आईआरसीटीसी वाले बोले कि ठीक है तुम पैसे आज दे दो और टिकट जब ट्रेन में बैठोगे तब ले लेना, ऐसा तो नहीं होता। एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन दी रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जैसी ट्रांजैक्शन अकर हुई वैसी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हुई, जैसी ट्रांजैक्शन अकर हुई वैसी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हुई। बात समझ आए? सो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इफ इट इज बीइंग डन without having any time gap in between, that is a real time basis. So ATM is the best example, booking your cab is the best example, it do everything on the real time basis. Banking industry में जो भी काम चल रहा है वो सब real time में चल रहा है, पता है ना। अगर मैंने आज एक पेमेंट करी, इससे मैंने पैसे लिए, तो इसके अकाउंट में भी आज रिफ्लेक्ट, अभी की अभी रिफ्लेक्ट, और मेरे अकाउंट में भी अभी की अभी रिफ्लेक्ट। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। जब सेंट्रलाइज सिस्टम है तो फिर क्या होगा? सोनू को मोनू के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह काम किया रियल टाइम पे, बाकी सब डिपार्टमेंट में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो मैंने एम्प्लॉयज को सैलरी दी तो पैसा लगा, और सेकेंडली पैसा लगा, और एक तो एम्प्लॉइज जो है एम्प्लॉय के अकाउंट में खाते में पैसे जाएंगे, यानी कि बेसिकली एचआर वुड बी इंपैक्टेड, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो एम्प्लॉइज के पास इतना पैसा चला गया और मेरे यहां से इतना पैसा माइनस हो गया, पूरा सबका एक ही सॉफ्टवेयर। कितना मजा आएगा ना। आप भी इन सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो, द मोमेंट विल बी स्टार्टिंग विद योर आर्टिकलशिप, ओके। तो ज्यादा देर नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ वॉट एवर यू आर रीडिंग राइट नाउ will not be a waste. Mind my words, all these chapters are going to make you people useful in any organization. Okay, चलिए। So now तीन बातें पढ़ी। थर्ड इज रियल टाइम। रियल टाइम के लिए ऊपर लिख लेंगे, जाएंगे ऊपर रियल टाइम लिखेंगे।
रियल टाइम इज इक्वल टू नो टाइम गैप, नो टाइम गैप, नो टाइम गैप इन एग्जीक्यूशन, इन एग्जीक्यूशन. चलिए, सो आई बिलीव की चीजें भी हो गई. लेट्स जस्ट रिकॉल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर दोस 3 keywords of IT we just read? First, second, third. माइक्रोवेव से खाना बाहर निकालना, सारे के सारे डेटा को एक जगह रखना. थर्ड वाला मैं नहीं पूछ रही. अच्छा, ओके. सो इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं. कहता है इट अलाउज द डिपार्टमेंट टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा इन द रियल टाइम एंड सर्व एज अ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर. यानी कि सेंट्रलाइजेशन एक मॉडर्न अप्रोच है. क्या है? एक मॉडर्न अप्रोच है. ओके. अब वो कहता है वेल नोन ERPs, यानी कि सॉफ्टवेयर्स का नाम उसने यहां पर बताया. अब आते हैं हम वर्ड पे विच इज द ERP. आपको ERP का यहाँ पे फुल फॉर्म तो दिख गया. बताओ क्या है? ओके. अब ध्यान से जो बता रही हूँ ना वो आपकी किताबों में भी नहीं है, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको रटवाऊं नहीं, मैं आपको समझा दूं. कल को जाके फिर आप ज्ञान सामने दूसरे वाले के सामने झाड़ भी दे सकते हो, है ना? सुनना ध्यान से. क्या आपने इस सॉफ्टवेयर का नाम सुना है? टैली. आई थिंक बहुत सुना होगा, राइट? तो टैली जो सॉफ्टवेयर था ना बेटा, वो टैली सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि आज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वही आज से 10 साल पहले था. नहीं, हम हर चीज की अपडेशंस देखते हैं टाइम टू टाइम, राइट? सो टैली भी जो आया ना वो भी अपडेट होता होता आया. मैं आपको बताती हूँ टैली के ना वर्जन्स हुआ करते थे. यू अंडरस्टैंड वर्जन्स? सो टैली 5.4, टैली 6.3, फिर आया टैली 7.2, ऐसे करके टैली 9.0. मतलब टैली के वर्जन्स आते रहे, ठीक है? और लास्ट में एक वर्जन आया बेटा, टैली ERP. आपको पता है ये सारे वर्जन, और पिछले भी थे, बहुत सारे थे, ये सारे वर्जन और इस वर्जन में क्या फर्क था? ये सारे वर्जन जो थे ना ऊपर वाले, ये सारे के सारे वर्जन डिसेंट्रलाइज थे, और ये वाला जो वर्जन आया ये सेंट्रलाइज था. इसीलिए हमने कहा कि सेंट्रलाइजेशन इज इक्वल टू ERP which is एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की MCQ में डेफिनेशन, सॉरी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है. MCQ लिखेंगे, MCQ. दोबारा से, टैली के बहुत सारे वर्जन्स आए. जैसे हमने कहा कि नहीं, हमें तो डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन पे मूव होना है, तो क्या लॉन्च हो गया? टैली ERP. अब आप किसी के सिस्टम में जाओगे और आपने देखा कि अरे उस सिस्टम के अंदर ना ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, इस फोल्डर के नीचे लिखा है टैली 7.2. आप समझ जाओगे ये कैसा वर्जन है. अगर लिखा हो टैली ERP, इज दैट क्लियर? यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने 7.2 पे काम किया है वो ERP पे काम नहीं कर पाएगा जब तक कि उसको ट्रेनिंग ना मिल जाए. इज दैट क्लियर? सो जब ये वर्जन्स में ये वाला वर्जन आया ERP, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन व्हिच इज बीइंग यूज्ड today as of now in all the CA firms, the mediocre level firms, हर जगह टैली का इस्तेमाल होता है. Now अब मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आप आज तक टैली 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 बोलते हुए आए हैं तो ये तो एक लेमन वाली बात हो गई ना. Why don't you people call टैली ERP? It will have a higher impact. First, second, जब तक आप जो सही वर्ड है, जब तक जो टेक्निकल वर्ड है वो जबान पे लेके नहीं आएंगे तो एग्जाम में भी नहीं जाएगा, एग्जाम में भी नहीं जाएगा. सो यू हैव टू सी टू इट कि आप जो है वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शब्द ज्यादा बेहतर है. So what you are going to say from now onwards? Tally ERP. ERP का full form Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. अभी हमने सिर्फ एक पेज पढ़ा, बट एक बात मुझे बताओ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगा? 5 से 7% IT मैंने बोली थी, उतनी ही मिल रही है. 3 वर्ड्स कौन कौन से सीखे थे? पहला, दूसरा, तीसरा. ओके, मुझे रिट्राइवल का मतलब बताओ.
एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा या फिर एक्सेसिंग ऑफ दी डेटा। डेटाबेस क्या होता है? थर्ड वर्ड रियल टाइम, यानी कि कौन है ये जो पी के आ रहे हैं और गिर रहा सामान इनका? ऐसा मत करो, नींबू पानी पी लो भाई, मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ जी, so guys we have done with the very first page of the ERP। जाइए वापस उस फ्लो चार्ट के अंदर जो मैंने आपसे बनवाया था, और वहां पर आप फ्लो चार्ट की हेडिंग क्या देंगे? पार्ट बी लिखेंगे ERP। ERP का फुल फॉर्म एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। डन। चलिए अब ये देख रहे हैं आप चार्ट, ये चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। इन द फ्यू चैप्टर्स विल फाइंड दीज चार्ट्स, बट फ्रॉम देयर आफ्टर हम लोग को बनाना होगा, राइट? चलिए, सो ERP में क्या क्या पढ़ना है? मीनिंग पढ़ना है, एडवांटेजेस पढ़ने हैं, फीचर्स, रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड ऑडिट ऑफ ERP। ओके, मीनिंग मैं आपसे अभी, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है जो पेज मीनिंग ऑफ द ERP है, बट क्या आप अपनी लैंग्वेज में मुझे बता सकते हैं एक एक पॉइंट? चलिए, एक पॉइंट इधर से आएगा और एक पॉइंट इधर से आएगा, ठीक है? एक पॉइंट यहां से बताएंगे। आपको क्या लगता है ERP क्या है? कोई भी चीज, यस, फ्रॉम हियर। ओके फाइन, ERP is equal to centralization of the software, right? एक यहां से आना चाहिए सेंटेंस। बताओ, डिफाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम और ERP, कोई एक पॉइंट ऑफ फॉर ऑल दी डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, आपने 3 कीवर्ड्स पढ़े थे, वो 3 कीवर्ड्स को बना लो। इन ERP डू वी हैव सिंगल डेटाबेस और मल्टीपल डेटाबेस? तो मतलब मैं ही बताऊं? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट यहां से, वेरी गुड, ऑन दी रियल टाइम। रियल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो फिर बाद में भी तो कर सकते हैं। ओके, एक और, लास्ट, वेरी गुड, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूं जो कि आपको पढ़ने में यूजफुल होगी। आपको पता है जो आप ये वर्ड बोलते हैं डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स, नो इन आवर EIS का पेपर ना डिपार्टमेंट्स को ना मॉड्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स। तो जब भी आपको वर्ड मिलेगा क्या, मॉड्यूल, तो समझ जाना क्या बोल रही है, डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या मैं एक और सेंटेंस बना सकती हूँ फिर इसके अंदर? वो कह रहा है यस मैम, बता फिर। इट हैज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दी। हो गया एक और पॉइंट। मैंने मीनिंग पढ़ाया नहीं है, तुमने अभी बता दिया। चलो फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स, यही चीजें फीचर में बदल जाएंगी, जैसे कि रियल टाइम में देता है, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन, और बताओ, कुछ पढ़ाया नहीं है अभी पर तुम्हें सब आता है। चलो एडवांटेजेस की बात करते हैं। दो प्रॉब्लम थी वो ओवरकम हुई। पहले सी से क्या प्रॉब्लम थी? वो अच्छा सही हो गया। एम से वो भी ठीक हो गया। अच्छा, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कॉस्ट, टाइम कम लगेगा। मेरे कस्टमर्स, क्यों? क्योंकि मैं काम जल्दी करके दूंगी। बोलो हाँ कि ना? कस्टमर्स हैप्पी तो सेल। क्या एडवांटेज है यार, तो अभी तुम देखे ना, ये सारे एडवांटेजेस थे। अच्छा, उसके बाद ये जो सेक्टर है थोड़ा नया सेक्टर है, इसको बाद में करेंगे। अभी हम 3 को टारगेट करते हैं। क्या कहते हो? 3 को टारगेट करते हैं। बट आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू ड्रॉ द सेम फ्लो चार्ट इन योर कॉपी। सेम फ्लो चार्ट, जितना मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं, इतना आप एटलीस्ट लिख लीजिए।
डन? ओके। कैसे बताऊं, नहीं गा रही। चलो ओके डन। अरे यू टू इंक्रीज योर स्पीड, आपका स्पीड होना चाहिए 5 मिनट्स पर पेज का. इफ यू गाइज आर नॉट हैविंग 5 मिनट्स पर पेज स्पीड, 5 मिनट्स में एक पेज हो जाना चाहिए. अगर आपकी ये स्पीड नहीं है आपका पेपर छूटने वाला है. 5 मिनट में एक पेज. ओके गाइस, मैं अपनी हैंड राइटिंग की बात कर रही हूं, आप अपनी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग उसको आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं. चलो पढ़े ईआरपी का इंट्रोडक्शन. अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि जहां जहां पर एग्जैक्ट हमें मॉड्यूल का कंटेंट लिखना होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी, और जहां जहां पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी. जैसे कि ये जो टॉपिक है ईआरपी का मीनिंग या फिर ईआरपी का इंट्रोडक्शन, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. तो यहां पर क्या लिखोगे अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो OL, ओन लैंग्वेज. जब जब आपकी कॉपी में मेंशन होगा OL यानी कि आप इसको ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो. ओके. श्रुति इज इन द क्लास? नो श्रुति इन द क्लास? नो राहुल इन द क्लास? Rahul? Ayani absent in the class. Rishabh? Okay. So Rishabh, kindly stand and read the very first point. Hold. बैठ जा. Kindly stand and read the very first point. मैं तो कहा ही नहीं कुछ. सोच रहा कि सामने से पढ़ूं कि किताब में से पढ़ूं. चल बैठ जा. It is an overall business management system that caters need of all the people connected with the organization. क्या बोलता है? ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम. कैसा सिस्टम? जो पूरे बिजनेस के लिए एक ही है, जो पूरे बिजनेस के लिए एक ही है, यानी कि ओवरऑल इज द मेन वर्ड. कैटर्स का मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स. जो सबकी नीड है वो पूरी हो जाती है. HR वाले की नीड भी पूरी हो जाती है, परचेज वाले की नीड भी पूरी हो जाती है, अकाउंट्स वाले की नीड भी पूरी हो जाती है, सेल्स वाले की नीड भी पूरी हो जाती है. सबकी नीड्स क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है. भगवान हो चुका है ये. केटर्स द नीड ऑफ ऑल दी पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चाहती हूँ कि आप एक चीज से रूबरू हुए. गाइस यहाँ पर वर्ड का लिखा है ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है यहां तक. आगे लिखा है कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने सिर्फ यहां तक लिखा कि सारे के सारे लोगों को ये क्या करती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है, तो मतलब पता है क्या होगा? दुनिया जहां के लोग. बट जैसी मैं ये लिखती हूं इसका मतलब क्या है? ये डिफरेंस है. आप जब खुद पढ़ते हो तो क्या लिखोगे? सिर्फ पीपल तक. बट मैं आपको बता रही हूं एग्जाम में आपके मार्क्स क्यों कटते हैं? इस वजह से. आप जो लिख रहे हो उसका मतलब अलग निकल जाएगा, जो किताब में लिखा है उसका मतलब अलग निकल जाएगा, जस्ट बाय 2 or 3 वर्ड्स. नाउ एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइस? देखो मैं थ्योरी का पेपर पढ़ाती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा थ्योरी में एक्सपर्ट बन जाए, उसको पता हो कि क्या गलत है और क्या सही है. बताओ कैसे पीपल. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट तुमसे बोला है आयुष भाई. हाँ जी. An ERP system supports most of the business systems that maintains in a single database the data needed for a variety of business functions such as manufacturing, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. financials, HR, CRM, etc. 2 कीवर्ड. सिंगल डेटाबेस पहले क्लियर कर दिया. सेकंड इज बिजनेस फंक्शंस. या मैं बिजनेस फंक्शंस बोल दूं, बिजनेस मॉड्यूल्स बोल दूं, बिजनेस डिपार्टमेंट्स बोल दूं, क्या कोई तकलीफ है? बिजनेस मॉड्यूल्स बोल दूं, बिजनेस डिपार्टमेंट्स बोल दूं, क्या कोई तकलीफ है? क्या अभी तक तुमने कोई नया कंटेंट पढ़ा है? नहीं पढ़ा. यानी कि इसीलिए मैंने कहा था आप इसको बना बना के लिख सकते हो. बट ऐसा तो नहीं है ना पढ़ा के चली जाऊंगी फिर तुम कहते नहीं टॉपिक ही खुद पढ़ लेते हम. चलो थर्ड पॉइंट आयुष. हाँ जी. A business can select the modules they need, mix and match modules from different vendors and add new modules of their own to
गया वर्ड मॉड्यूल? चलो मॉड्यूल की जगह मेरा मन करे तो मैं ओके क्या कह रहा है? एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी होती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज भी होती हैं। अब मान लो जो दो प्रकार की अलग अलग कंपनी है, उनको डिपार्टमेंट्स भी तो अलग अलग चाहिए होंगे। क्या ट्रेडिंग कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। सो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। आपका जो मन करे वो मॉड्यूल ले लीजिए, जो मन ना करे वो छोड़ दीजिए। आपको लगता है कल को ट्रेडिंग से आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हो, कुछ ऐड करना है ऐड कर लीजिए। आप मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग पे जाते हो, आप उसको माइनस कर दीजिए, आपकी मर्जी। यानी कि इस पॉइंट में क्या बोलता है वो? फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, आपकी मर्जी। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लिखो प्लस माइनस। प्लस माइनस देखते ही आप क्या समझ जाओगे? जो रखना है रखो, जो नहीं रखना है उसको माइनस कर दो। जो छोटी छोटी ये स्पार्क है ना, ये आइकन्स है ना, आपको एग्जाम में ना रीडिंग करते वक्त बहुत काम आएंगे। ठीक है? अच्छा, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट देके रखा है उसको छोड़ देंगे, अभी नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ओके, वापस से चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन चैप्टर नंबर 2। नाउ as far as these parts are considered, 1 2 3 4, हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी का नाम क्या है? ERP का फुल फॉर्म क्या है? ERP में क्या क्या पढ़ना है? और कुछ 2 पॉइंट्स अभी और हैं जो मैं पढ़ने हैं। ये माइंड मैप आपके दिमाग में सेट हो रहा है धीरे धीरे। दिस आई वॉन्ट, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, फिर कौन से पार्ट से क्वेश्चन आया, और फिर उस पार्ट के कौन से सब पार्ट से क्वेश्चन आया। एंड ऐसा हो नहीं सकता कि आप क्वेश्चन का गलत आंसर लिख दो, हो नहीं सकता। आप ये जरूर कह सकते हो कि मैम शायद मेरे को आंसर याद नहीं है, बट आप ये नहीं कहोगे कि मैम मेरे को यही नहीं पता कि क्वेश्चन आया कहां से। ऐसा आप कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा। इज दैट क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, कर लेते हैं, बोलो। ओके, आप एडवांटेजेस को खोलेंगे और देखेंगे कितने सारे एडवांटेज है हमारे पास। काउंट करके बता देंगे मेरे को, पक्का 10 है? 10 के 10 करेंगे क्या याद? एनी सिक्स। अच्छा, पॉइंट्स को याद करने की कोई टेक्निक बता दूं क्या? बता दूं क्या? चलो ठीक है, बता देती हूँ, पैसा दिया तुमने। चलो आओ, एक अकाउंट बनाते हैं। स्टिकी नोट्स लाए हो? आधी बात मानते हो, आधी नहीं मानते हो। ये तो मतलब मियां बीबी की तरह हो गया। स्टिकी नोट्स कहा था लाने के लिए? नो कौन बोल रहा है? जो क्लास में खुद नहीं आया था परसों, वो क्या नो बोल रहा है? अच्छा, अब एक काम करो, फिर कहीं पे नोट कर लो, जाके घर जाके स्टिकी नोट करके यहाँ पे डाल लेना अपने बुक में, ठीक है? चलो, तो स्टिकी नोट पे लिखेंगे, स्टिकी नोट्स पे लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंबल प्लस का, यहां लगाएंगे सिंबल माइनस का। प्लस का सिंबल यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज का सिंबल लगाएंगे, इंक्रीज। यहां आएगा डिक्रीज का सिंबल, डिक्रीज का सिंबल, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। 2 चीजें हैं, चाहे इवन आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे आप EIS ही क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी और थ्योरी का पेपर पढ़ रहे हो, अगर ध्यान से मेरी बात सुनना, कभी भी किसी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं ना, किसी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं ना गाइस, तो वहां पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, 2 पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी आंसर याद नहीं आ रहा, कंटेंट याद नहीं आ रहा, तो ये 2 पॉइंट्स आप बना करके लिख सकते हैं। कौन से 2 पॉइंट्स? सबसे पहली बात टाइम, एंड दिस इज सेकंड इज कॉस्ट। अगर मान लो आपको मेरी तारीफ करनी हो
तो आप क्या बोलेंगे, सोनाली मैम से पढ़ के तो ना सारा कंटेंट फटाफट से हो जाता है, टाइम कम लगता है, और मैम तो पढ़ाती भी बहुत कम प्राइस में, बड़े बड़े लोग तो कितने कितना महंगा पढ़ाते हैं, जितने लेवल की मैम है, मैम को तो 50,000 चार्ज करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि टेस्ट करो दूसरों को, देन यू विल एक्चुअली हैव दिस थिंग। फिर तुमने हाय हाय नॉन वेज, गंदे गंदे लोग। अच्छा ओके, अच्छा अब इसी पॉइंट को मैं नेगेटिव में काउंट कर सकती हूँ। फालतू ही कोचिंग करते हैं, फालतू ही कोचिंग का पैसा देते हैं, फालतू ही कोचिंग में टाइम हो जाए, इतना तो हम घर में पढ़ ले। बोलो हाँ कि ना। यानी कि इट इज जस्ट लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर हाफ फिल्ड विद वाटर, सम आर सेइंग कि नहीं ये प्लस में है, सम आर सेइंग ये माइनस में है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप कभी भी कभी प्लस में फिट कर देना, कभी आप इसको माइनस में फिट कर देना। इज दैट क्लियर? चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मुंह बंद कर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ईआरपी के एडवांटेज। तो बताओ टाइम और कॉस्ट घटेगा या बढ़ेगा? डिक्रीज वाले सेक्शन में लिख लो टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट। अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं पर, वो बहुत छोटा स्टिकी नोट है बेटा, इस पे नहीं आएगा। जितना ये है ना, ये इतना स्टिकी नोट चाहिए होगा आपको। जब लेके आए तो अच्छी क्वालिटी का लेके आए, वरना वो स्टिकी नहीं होता, सिर्फ नोट्स ही होते हैं। स्टेपलर लगा लगा के जुगाड़ करना पड़ता है। नहीं आप लोगों को नहीं आदत क्या पेपर ऐसे पढ़ने के, सिस्टमैटिक स्टिकी नोट्स, पेन्स? कैसे पढ़ते हो फिर आप लोग? ओके, यानी कि जो डेटा, पानी को क्या हुआ, बारिश हो रही है क्या? ये पाइप फटेगा तो नहीं? मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा मेरे को। तुम में से कोई बोला भी नहीं, नहीं मैम हम बचा देंगे, पर तुम बचा ले। तुम पहले डिसाइड कर लो कौन बचाएगा। कभी आपस में तुम लड़ते रहो और कोई मुझे बचाने के लिए ही नहीं आए। अच्छा ओके, सो व्हाट इज द डेटा रिडंडेंसी टेक्निक? वेयर यू डिलीट द डुप्लीकेट फाइल्स एंड ऐसी फाइल्स जो यूज में नहीं होती, यानी कि यूजलेस फाइल्स। तो ये क्या होती है, डेटा रिडंडेंसी टेक्निक। अब सुनो, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट होते तो क्या होता? सेम कंटेंट डिपार्टमेंट ए लिखता, सेम कंटेंट डिपार्टमेंट बी लिखता। क्या आपको नहीं लगता कि ये डुप्लीकेट डेटा है? अब क्या हो जाएगा, माइनस। इसको क्या बोलेंगे? ओके, रिडंडेंसी बोल सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस आते हैं, इस कीवर्ड को हाईलाइट करेंगे, मार्जिन में लिखेंगे, मार्जिन में लिखेंगे रिडंडेंसी, रिमूविंग ऑफ डुप्लीकेट ऑब्लिक यूजलेस फाइल्स। सच्ची डर लग रहा मुझे, सच्ची डर लग रहा मुझे। इसके बाद उससे क्या होगा? तुम मेरे को बना रहे हो। पानी तुम्हारे कंट्रोल में इतना ही होता तो अभी तुम बंद नहीं कर देते ना। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया मौसम है, इट्स फाइन। पकौड़े वकौड़े मंगवा लो, वो तो तुम खिलाओगे ना पकौड़े, और मैं इतनी दूर से आती हूँ तो तुम पकौड़े भी नहीं खिला सकते? हाँ ठीक है, चलो ओके ओके। सो क्या बोला इसने, आपकी जो कॉस्टिंग है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखते हैं। एंड सेंट्रल डेटाबेस
एलिमिनेट करता है, और रिडंडेंसी जो है हमारी कभी भी हमारी हमेशा हो जाती है। रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट फाइल सारी डिलीट हो जाती है, यानी कि एलिमिनेट हो जाती है। अच्छा, अब अगर फोन में 150 की जगह सिर्फ 50 फोटोज हैं, तो क्या मैं बाकी फोटोज और डाल सकती हूँ? तो ये कितना अच्छा हुआ ना। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम अगर होता तो मैं डुप्लीकेट फाइल्स बनाती और अपने डेटा को अपने स्पेस को वहां पर कंज्यूम कराती। बट अब क्या है, मेरे पास काफी सारा स्पेस है, बिकॉज वी आर हैविंग सेंट्रल डेटाबेस। फिर से शब्द क्या आया? डेटाबेस। Therefore helpful in reducing the cost for the quality management। जैसे आपके फोन की क्वालिटी खराब हो जाती है डेटा इंक्रीज करने से, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन की भी क्वालिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जितना उनके पास डुप्लीकेट डेटा होता है। इज दैट क्लियर? अब मैं इस पे भी लिख रही हूँ OL। बताइए क्या लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में? क्योंकि हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग नहीं रख रहे हैं, डेटा को सेंट्रली स्टोर कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? डेटा रिडंडेंसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है फॉर स्टोरिंग द रेलेवेंट डेटा। हेंस वी आर हैविंग अ कॉस्ट सेविंग। हो गया सिंपल अपनी भाषा में लिखने का। चलिए नेक्स्ट, एक्यूरेसी, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। कह रहा है कि क्योंकि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, और ऑटोमेशन में क्या मैं यहां लिख सकती हूँ? CM। ना तो कोई कम्युनिकेशन गैप है, ना कोई मिसमैच ऑफ डेटा है, तो इसीलिए मेरा कंटेंट क्या है? मोर एक्यूरेट है, डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो जाएगी। OL। कितने पॉइंट्स पढ़े हम लोगों ने अभी तक? 5। 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे टाइम और कॉस्ट को लेके। टाइम और कॉस्ट, टाइम अभी रहता है, कॉस्टिंग हमने पढ़ ली है। कॉस्टिंग क्या हो रही है? डिक्रीज, क्योंकि हम क्या अपना रहे हैं? कौन सी टेक्निक? डेटा रिडंडेंसी टेक्निक। वेरी गुड। प्लस में हम लोगों ने या इंक्रीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या इंक्रीज होता है? फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, कस्टमर अच्छा रहता है, खुश रहता है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। अब सुनना, मैं लास्ट पॉइंट पर जाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। गाइज, मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ थ्योरी के पेपर्स पढ़ाती हूँ, ठीक है? आई एम हैविंग एक्सपर्टीज इन थ्योरी फ्रॉम पास्ट 8 years। अब आपको राइटिंग के लिए एक टिप दे रही हूँ। देखो, अगर आप जितने सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, आप उनका स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ो। या तो वर्ड होगा इम्प्रूव, या तो वर्ड होगा इंक्रीज, या मैं बोलूं एनहांस। क्या है? सारे ये सिनोनिम्स हैं। यानी कि अगर आपने यहाँ पर क्या यूज कर दिए? इंक्रीज के सिनोनिम यूज कर दिए, बात बन गई। तो क्या करेंगे? जब ये 4 पॉइंट लिखेंगे ना इंक्रीज वाले, तो चारों में इंक्रीज 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 मत लिखो, किसी में इंप्रूव लिख दो, किसी में बेटर लिख दो, किसी में एनहांस लिख दो, किसी में। अब बात समझ आई? ये 4 वर्ड ऊपर लिखो मार्जिन के अंदर। English makes a huge impact and it is having a vital role while you are writing in the theory। ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगा। सॉरी, एनहांस, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ बेटा। इंक्रीज, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी लास्ट क्लास में मैं कैमरे के फ्रेम में ही नहीं थी। मुझे ना लोग बोलते हैं चिड़िया, मैं कभी भी ऐसे एक जगह खड़े होकर ना पढ़ा ही नहीं सकती। आई एम लाइक कभी इधर, मैं वहां भी आके पढ़ाती हूँ। कल मैंने सेशन लिया था, देयर वर अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स, ठीक है? दे वर CMA क्वालिफाइड्स, ठीक है? तो वहां पर बिल्कुल एंड तक ही चली गई, वो बच्चा भी सकपक आ गया कि अरे मैडम यहाँ तक भी आती है। सो आई एम जस्ट लाइक अ चिड़िया जिसको उड़ने का मन करता है, बट पीछे वाले बच्चे खुश हो रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, चलो किसमें? टाइम में। पीछे था ना, पीछे वाली शीट में था ना? Second point. चलो ठीक है।
रिडक्शन इन लीड टाइम या फिर ऑन टाइम शिपमेंट। लीड टाइम जैसे कि सुनो, आप जाते हो मैकडी, आप जाते हो डोमिनोज, आप ऑर्डर देते हो, फिर वो प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में वो आपको वापस लाके सर्व करते हैं। अगर उनके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है सेल्स का और एक सॉफ्टवेयर होता है ऑर्डर्स का अलग, तो कितना दिक्कत होती। पहले वहां से वहां जाता कि हाँ सेल हो गई है, लो अब बनाओ, फिर वहां से दूसरे वाले डिपार्टमेंट में जाता कि ला भाई ला पिज्जा का बेस ला, क्योंकि इन्वेंट्री से माइनस होगा ना। तो अगर ऐसा सॉफ्टवेयर होता जो डिसेंट्रलाइज है तो कितना ज्यादा लीड टाइम लगता। लीड टाइम यानी कि आपके ऑर्डर देने से आपके ऑर्डर चालू होने का जो टाइम है ना, वो कितना ज्यादा लगता, बहुत ज्यादा लगता। अब क्या लगेगा, क्यों, सेंट्रलाइजेशन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आसान करना चाहूं तो मैं नॉर्मल भी लिख सकती हूं, रिडक्शन इन टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम को मानिए मेन पॉइंट है। इज दैट क्लियर? चलिए, सो ईआरपी सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटीग्रेटेड नेचर, यानी कि सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि कंबाइन हो गया, इसीलिए ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है लीड टाइम। बट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम में वो आपसे पूछ सकता है कि लीड टाइम क्या होता है, तो पढ़ना पड़ेगा। रेडी गाइस? लीड टाइम बोलो, मन नहीं करा तुम्हारा। ये कस्टमर ने ऑर्डर दिया 4 बजे, मेरे को पिज्जा खाना है चीज बर्स्ट। ये ऑर्डर जो है प्रोसेस होना चालू हुआ, इस ऑर्डर के प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है, बट ये ऑर्डर बनना ही चालू हुआ 4:05 पर। ऑर्डर दिया कब, शुरू कितने बजे हो जाना चाहिए था, 4:01 पर मैक्सिमम, बट शुरू कितने पे हो रहा है, क्या है ये, ड्रॉ कर लीजिए, एमसीक्यू लिख दीजिए। बताइए कौन सा पॉइंट मिसिंग है फ्रॉम द बोर्ड। नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ये जो टेबल है ना, ये मैं किसी से भी सुन सकती हूँ। गिविंग यू 1 मिनट, ये टेबल जो है मैं किसी से भी सुन सकती हूँ। Ten, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Now put your pens down. Close your eyes. Put your pens down. Close your eyes. Okay. So we have to revise advantages of. Very good. 4 points अपवर्ड एरो के हैं और 2 पॉइंट्स डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो का पहला पॉइंट कौन सा है, टाइम। टाइम क्या हो जाता है, वो भी कौन से वाला, लीड टाइम। तो अगर आप पीआरपी यूज करोगे तो क्या होगा, लीड टाइम रिड्यूस। सेकंड इज कॉस्ट, क्या हो जाती है, रिड्यूस, क्योंकि डेटा रिडंडेंसी टेक्निक हम अपनाते हैं। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, जो फाइल्स इस्तेमाल की नहीं होती उनको डिलीट कर देते हैं। वेरी गुड। अपवर्ड एरो में कितने पॉइंट्स, पहला कौन सा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। कस्टमर क्या हो जाते हैं, कस्टमर क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज का क्या होता है, रिसोर्सेज का
एक्यूरेसी, ओके। अब मैं बताऊंगी नीचे से ऊपर, ओके। सो एक्यूरेसी पक्का, ओके। एक्यूरेसी क्यों इंक्रीज हो रही है? सीएम, सी से कम्युनिकेशन गैप घट रहा है, सेकंड एम से एलिमिनेट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इज, आंखें बंद करेंगे बेटा सब लोग, जो आंखें बंद नहीं करेगा पाप लगेगा उसको। चलो, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? रिसोर्स m टू द पावर 3 4 5 क्या हो रहे हैं? अच्छे से यूज। फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे को अलाउड है कि हम डिपार्टमेंट्स में मॉड्यूल्स प्लस माइनस कर सकते हैं, और प्लस एवरी डेटा इज अवेलेबल एवरीवेयर, कहीं पर भी बैठ के कुछ भी काम कर लेने का। नेक्स्ट लास्ट इज कस्टमर क्या हो रहे हैं? क्यों? वेरी गुड, वेब इनेबल्ड ईआरपी सिस्टम, और इससे बेसिकली कस्टमर को क्या मिल रहे हैं? बहुत सारे सर्विसेज, जैसे कि ट्रैक कर सकता है ऑर्डर को। वेरी गुड, डन, ओपन आइज। नाउ वी आर डन विद द ईआरपी का मीनिंग, दैट इज इंट्रोडक्शन, ईआरपी के एडवांटेजेस, एंड एक और चीज फीचर्स भी कर लिए। आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, बस 4 ही लाइन के हैं तो इसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं। हाँ, इसके बाद ब्रेक। ये देखो, ये रहा इत्तू सा है, बस देखो कितना सा है, ये रहा इत्तू सा। सेल्फ में रीड करेंगे, सेल्फ में रीड करेंगे सेल्फ में। कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे, कोई दिक्कत है तो पूछ लेंगे। कोई दिक्कत? आसान था ना? चलो ठीक है। अब एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है एक तो सीएम वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अब भी आ सकता है। मैंने आपको एमसीक्यूज बहुत सारे मार्क कराया है। ईआरपी की फुल फॉर्म क्या है, राइट, और वेरी गुड, लीड टाइम क्या होता है, ये सब मैंने आपको मार्क कराया है। आप वो क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे। एज फार एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन इज कंसिडर्ड, आई डोंट थिंक सो कि सब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। चलो ठीक है, ब्रेक। फैन ऑफ कर दीजिएगा। तो ये भी मतलब और क्या चीज है? Okay guys, let's just quickly revise. We are doing chapter number okay, chapter number, आवाज नहीं आ रही, चैप्टर नंबर, टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5। ओके, 2 के पार्ट्स कितने हैं? 4। पार्ट ए, हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? बी पार्ट का नाम क्या है? ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ओके, ईआरपी में पढ़ना क्या क्या है? कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या पढ़ लिया? सबसे आसान क्या लगे? एग्जाम में क्या नहीं आएगा? फीचर्स। ऐसे तो तीनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी होती है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जो पोर्शन हम अब बचा है हमारा, ये आ सकता है। चलिए, बच्चा कह रहा है मैम पहले ही बता देते। नहीं, अगर पहले बता देते तो आपको ये दोनों भी समझ में नहीं आएंगे ना, तो बेसिस हैं ये। पन्ने मत पलटो।
क्या हुआ? चढ़ चढ़ के आ रहा है तो बच्चा, क्या हुआ? माता वाता आ गई क्या? ओके, सो रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड देन ऑडिट ऑफ ERP. आप जरा सच्ची में अब पन्ने पलट लीजिए और देख लीजिए कि क्या हालत आपकी आगे होने वाली है. रिस्क एंड कंट्रोल्स यहाँ से चालू हुए हैं, उसके बाद ये रिस्क एंड कंट्रोल्स, 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 एक्सेस, ऑडिट ऑफ ERP, यहाँ पे आगे खत्म है. देख लिया कंटेंट कितना सारा है? चलो ठीक है. अच्छा, बिफोर आई कमेंट्स मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ऑडिट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप लोग अगर ऑडिट के बारे में नहीं जानते होगे तो मैं ERP ऑडिट कैसे करा दूंगी, राइट? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज मैं ERP ऑडिट वाला सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगी. आप लोग घर जाके रिवाइज करके एटलीस्ट जो आपका पहला चैप्टर है ऑडिट का वो गो थ्रू करके आ जाएंगे ऊपर ऊपर से. ऑडिट क्या होता है, और जो आपका ऐसे 200 है ना, पढ़ लिया ना? ऐसे 200 का नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर. आगे बस कौन कह रहा है? इनको ना खाने में ना सिर्फ ना हम सब्जी देंगे, रोटी नहीं देंगे. आगे का तो बोला ही नहीं उन्होंने. एंड हरे राम, जाओ जरा चेक करके देख के आओ. गलत है, ऐसा नहीं होता. किताब से पढ़ाया होगा, नोट से पढ़ाया होगा, उसमें लिखा होगा. चलो नेट पे चेक कर लो. ऐसे 200 का फुल फॉर्म, फुल नेम. ऐसे 200 का फुल फॉर्म, फुल नेम. ये तो आधा है. एंड के बाद का बताओ. जो पहले बताएगा आज मैं चॉकलेट लेके आई हूँ, चॉकलेट दूंगी पक्का. एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन. इतना बड़ा नाम है. कौन बोला ये चॉकलेट? मैंने बताया आंसर. तो आपका ये ऐसे हो गया ना, इसको रिवाइज करके आएंगे, फिर हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी जो हम एक टॉपिक ले रहे हैं, जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो रिस्क एंड कंट्रोल्स में से उठा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. रिस्क एंड कंट्रोल्स में से ये हमारा टॉपिक है RBAC. हम ये पढ़ रहे हैं. हमारा टारगेट ये होगा कि RBAC जो है अभी हम कंप्लीट कर दें, फिर कल यानी कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम इस पूरे पार्ट को, पार्ट नंबर B को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे. ठीक है, अब समझना मेरी बात. RBAC, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. फुल फॉर्म है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. सो गाइस, द पॉइंट इज कि हमारे पास में ना एक तकलीफ है. क्या तकलीफ है? जैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स. उसमें क्या होता है ना, जब भी वो स्पीच देने की बारी आती है तो वो सिस्टम पे बैठ के क्या करता है आमिर खान? एडिटिंग करता है. चमक. अरे मैं ये नहीं कह रही कि वर्ड बताओ, क्या करता है वो? अरे नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या करता है वो? कांड. क्या करता है? कौन सा कांड? वर्ड्स को चेंज किया, डेटा को चेंज किया. मैं पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, पहला क्वेश्चन. ये जो बंदा सिस्टम पे बैठा यानी कि आमिर खान, क्या ये एक सही बंदा था? क्या सिस्टम इसका ही था? अगर मान लो मैं अपना लैपटॉप लेके आती हूँ तो उसका रियल यूजर कौन है, रियल ओनर कौन है? मैं. कौन इस्तेमाल कर सकता है? बट अगर तुम करोगे तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, बिल्कुल सही पकड़ा. मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर तुमने मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया मुझसे बिना पूछे तो इसके लिए भी IT एक्ट है. क्या है? IT एक्ट. IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. और इस एक्ट के तहत
पनिशमेंट है। अगर आपने सिस्टम के यूजर से बिना पूछे सिस्टम को एक्सेस कर लिया तो वहां पनिशमेंट दे रखी है, जेल तक भी है भाई। तो अभी जो है ध्यान से किसी का सिस्टम एक्सेस करना। और बताती हूँ थोड़ी सी एक और बात, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी। पेन ड्राइव होती है, बहुत ही छोटी चीज होती है पेन ड्राइव, राइट। सो यूजुअली मेरे पास 4-5 पेन ड्राइव होती है, हर एक में अलग अलग डेटा होता है, कंटेंट होता है। कहीं जाते हैं कभी कोई डेटा चाहिए, कभी कोई कंटेंट चाहिए। और मैंने एक काम किया कि मैंने कंटेंट जो है, थोड़ा सा कंटेंट था, मैंने लाकर पेन ड्राइव के अंदर इस बंदे को दे दिया। व्हाट्स योर नेम? तुम यहाँ बैठ गए? अच्छा, मुझे थर्ड सीट पे ही आयुष याद हुआ था। Oh my God. सही कह रहा है, सही कह रहा है। अब मुझे टाइम लगेगा ना याद करने में। अच्छा, सो आयुष को मैंने वो पेन ड्राइव में छोटा सा काम दिया, ठीक है। और इसने मुझसे कुछ मांगा था, मैंने उसको दे दिया। और मैंने कंटेंट और मैंने इससे कहा 2 दिन के बाद मेरी पेन ड्राइव मुझे वापस कर दियो। अब 2 दिन के बाद ये कह रहा है मैम ने तो मांगी नहीं, चलो कल दे देंगे। अब तीसरा दिन आ गया, मैम ने तो मांगी नहीं, कल दे देंगे। कल करते करते हफ्ता गुजर गया। अब तो मैम को क्या ही याद होगा अपनी पॉकेट के अंदर। बट मैम को कुछ याद हो ना हो, आईटी एक्ट तो पक्का याद है। अगर आपने मेरी पेन ड्राइव जो मैंने आपको टाइम दिया था उस टाइम से ज्यादा रखी, आईटी एक्ट में यू आर पनिशेबल। एविडेंस तो बेटा आप सोचो मत। अगला जो सब्जेक्ट होगा दैट आई विल बी टीचिंग, बिकॉज EIS would be no more in the new syllabus, that would be law. So आप मुझे ना वो करें, उकसाए ना, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे सेक्शंस बता सकती हूँ कि आप सोचोगे भी नहीं। चलो मैं आपको एक और बताती हूँ आइडिया, एक और आइडिया नहीं, नॉट आइडिया। क्या आपको पता है आप लोग सोसाइटीज में रहते हैं, सोसाइटीज में घरों के बाहर हम लोग ना गमले रख देते हैं, है ना। और वो जो गमले होते हैं उसमें पौधे होते हैं, उगा रखे होते हैं, लोग बड़े खुश हैं, घर में रहने वाले लोग बड़े खुश हैं। क्यों? घर को सजा रखा है, गमले पौधे लगा रखे हैं, बड़े खुश हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं हम तो, है ना। अच्छा, बट वही गमला दूसरे के लिए रोड़ा बन जाता है। जो लोग बाइक वाइक चलाते हैं, कभी कभी गाड़ी चलाते हैं, कांटे में कितनी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी वो गमला बचाने के चक्कर में कि गमला ना टूट जाए, भाभी क्या कहेगी, आंटी क्या कहेंगी, हमें कुछ और। हाँ, सो द मेन पॉइंट इज कि मैं आपको बता दूं, एज पर लॉ अगर आप चाहो तो आप जिसने वो गमले रखे हैं ना बाहर, उसके ऊपर भी केस कर सकते हो। बता सकते हो कौन से लॉ के तहत कर सकते हैं? नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में क्या होता है? लॉ टॉर्ट्स में क्या होता है? देयर इज अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी कि कोई मतलब कोई किसी को मर्डर कर देना, दैट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। यानी कि क्रिमिनल यानी कि क्राइम कर दिया आपने। यहां पर आपने क्या किया? सिविल रॉन्ग, यानी कि सोसाइटी एज अ सिविलियन आपने गलती कर दी, तो यहां पर आप जाते हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत। कहां जाते हो? कोर्ट के अंदर जाते हो, ठीक है। तो लॉ इज दैट पार्ट which I am going to take further. So I have a deep interest in the law. But वो छोड़ो, तुम ये बताओ मेरी पेन ड्राइव तो नहीं रखोगे अब? अगर मैंने पेन ड्राइव सिस्टम में लगाई और मैं सिस्टम में लगा के भूल गई, धीरे और धीरे ने वो पेन ड्राइव अपने पास रख ली और मुझे याद आ गया, इस कैमरे में कैप्चर हो गया था कि वो डिवाइस जो है, पेन ड्राइव जो है, इसने लगाई थी यहाँ पर और वो इसने अपनी जेब में रख ली है, तो उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा? आईटी एक्ट। चलो लगे हाथ एक चीज और सिखा देती हूँ। आईटी एक्ट कब आया था? एक्ट आते हैं ना, एनफोर्स किए जाते हैं। एनीवन, कोई गेसेस? वेरी गुड। इन द ईयर 2000, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं? एनीवन 2000 का पैदाइश? ओके, I like it. So in the year 2000 this act came. अच्छा, एक्ट जो होता है वो अमेंड भी होता है। It got amended in the year 2000 and देखो 2000 में आया था ना, और 8 में अमेंड हुआ था।
ठीक है, 2000 में आया और आठ में अमेंड हो गया, तो कभी भी मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? एज पर IT Act 2000, कॉमा अमेंडेड इन 2008। छोटे से कंटेंट को बड़ा कंटेंट बना दिया। अब जो कॉपी चेक करेगा वो कहेगा वाह वाह बेटा वाह, मौज कर दी, इतना बढ़िया है बच्चा, ये सब पता ही से तो है ना। कब आया था IT Act? अमेंड कब हुआ था? अच्छा, तुम कह रहे थे ना कि यहाँ पे सब फर्स्ट टाइम वाले ही हैं, तो फर्स्ट टाइम वालों के लिए 2002, कौन कौन 2002 में पैदा हुआ है? ये भी, इसमें भी फॉल नहीं करते? अरे एक बच्चा मिला, ऋषभ देव गोयल, पक्का नाम याद था मुझे। 2002 में 2 एक्ट याद रखेंगे, बता दूं? बता दूं? बता दूं? एक है हमारा पोमला, नाम है। अब तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ईसा बोल सकते हो ना? अच्छा, TTYL बोल सकते हो, WBU बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते। पोमला, पोमला का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी 2002 में आया। और एक और एक्ट होता है कंपटीशन एक्ट, ये पढ़ा है, कब आया? 2002 में। तो याद रखेंगे 2002 में 2 एक्ट है, ये 2 आपको CA इंटरमीडिएट के लेवल तक काम आ जाएंगे। मतलब ये जो 2 एक्ट है, इसकी कब आए, ये आपको काम आ जाएगा CA इंटरमीडिएट के लेवल तक का। ठीक है, 2 एक्ट कब आए? 2002 के अंदर। उससे 2 ही साल पहले कौन सा एक्ट आया था? तो बड़ा कौन सा है? वाह, वेरी गुड। मेरे बच्चे जब मुझे आंसर देते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलो ओके, सो ये छोड़ देते हैं, लॉ छोड़ देते हैं, वापस अपने EIS पे आते हैं भैया। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको भी बताया ना, पोमला और कंपटीशन एक्ट, ये आपको इससे मुझसे ही पढ़ना है। मैं आपको और बता देती हूँ, EIS में आप मुझसे खाली IT नहीं पढ़ेंगे, आपने सुबह मुझसे मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस स्टडीज पढ़ी, देखा जाए तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा। अब आपका एक टॉपिक था ऑडिट वाला, किसके रिलेशन में है? आप मुझसे EIS के अंदर मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ऑडिट भी पढ़ेंगे, FM भी पढ़ेंगे, लॉ भी पढ़ेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट का समूह है ये सब्जेक्ट आपको बाकी सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी। देखो मेरा मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यहाँ पर लिखा है अगर मैंने आपको कनेक्ट कर दिया जो आपने पढ़ा है, तो कम से कम आप जब CA बन जाएंगे तो आप भी तो चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अगर आपको अलग अलग पढ़ा दूंगी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाद में सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, और उसमें 2 दिक्कत आ सकती है। कौन कौन सी? C और M। C बोले तो और M बोले तो। बट अगर मैं आज ही लिंक कर देती हूं तो उसमें ये 2 दिक्कतें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगे। बात समझ आई? तो मैं चाहती हूं अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भी होगा ना जो आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा ना, मैं वो भी आपको लिंक करा दूंगी, जहां जहां जो जो चीज आपने पढ़ी होंगी। यस यू, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? राखी। राखी प्लीज स्टैंड। ओके, सो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे 3 इडियट्स का कॉन्सेप्ट, राइट? 3 इडियट्स में ये जो बंदा है, ये कौन है? इसका नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान ने क्या कांड किया था? वर्ड्स को चेंज कर दिया था। क्या ये लैपटॉप, क्या ये डेस्कटॉप आमिर खान का था? नहीं था। अगर आमिर खान का नहीं था तो क्या ये उसको एक्सेस करना चाहिए था? बट उसने कर लिया। और तो और एक्सेस तो करा ही करा, एक तो एक्सेस करा, यानी कि लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे जाके बैठा, और क्या किया? वो जो स्पीच थी ना, उस स्पीच में ऑल्ट्रेशन कर दी। क्या कर दी? ऑल्ट्रेशन कर दी। जो भी किया वो तुम लोग जानते हो, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये एक ऐसी कंपनी, सुनना ध्यान से, ये एक ऐसी कंपनी है राखी, यहां पर ना सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है? सोचो कि यही वो सिस्टम है जहां पर सारा का सारा डेटा क्या है? स्टोर्ड है। अब मान लो ये आमिर खान जाके इस सिस्टम को एक्सेस कर ले, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? क्या करना चाहिए? कंट्रोल लगाना चाहिए। आपके माँ बाप ने कंट्रोल लगाया, प्रिंसिपल ने कंट्रोल लगाया, क्लास के टाइम पे क्लास के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर बनवाया, कंट्रोल, हाँ कि ना? ये क्या है? सारे कंट्रोल्स। तो हमें इन चीजों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा?
कंट्रोल। जैसी ये सोचो, ये आमिर खान जैसे ये सिस्टम को एक्सेस करता है और मैं सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए क्या लगा दूं, कंट्रोल लगा दूं। मान लो मैं कोई पासवर्ड लगा दूं, मान लो जैसे ये बैठता है तुरंत तुरंत जिस एरिया में ये डेस्कटॉप रखा हुआ है उस डेस्कटॉप में हम उससे पूछते हैं, हाँ भाई, हाँ क्या भाई क्या चाहिए, तो बोला मेरे को ये डेस्कटॉप चाहिए, मेरे को स्पीच जो है ना ऑल्टर करनी है। तूने लिखी है स्पीच? नहीं, जिसकी स्पीच वही करेगा ऑल्टर, तू क्यों कर रहा है? अगर ये सारी चीजें हो तो आपको नहीं लगता कि हमारा एनवायरनमेंट सेव हो सकता है? तो इसको हम सेव करते हैं बाय पुटिंग अ कंट्रोल। दैट कंट्रोल इज ऑफ विच काइंड? एक्सेस बेस्ड। ए से एक्सेस, सी से कंट्रोल। एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताता है। अच्छा, ये मेरे नोट्स है जिनसे आप अभी पढ़ रहे हो बेटा, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। आपको क्या मिली राखी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी। अगर मैं इस सॉफ्ट कॉपी की बात करूं तो इस सॉफ्ट कॉपी का एक एक्सेस है, ठीक है। ये एक्सेस आप लोग के पास है? किसके पास है? मेरे पास है। तो मैंने क्या किया, डिफाइन किया। अगर मैं टीचर हूं तो मैं एक्सेस कर सकती हूं, अगर टीचर हूं तो एक्सेस कर सकती हूं, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि रोल के आधार पे मैंने एक्सेसिबिलिटी को क्या किया, निर्धारित किया। इज दैट क्लियर? दैट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। राखी, आरबीएससी की फुल फॉर्म? कोई दिक्कत? हैव योर सीट। Okay, so what we have just read, we read that we have to put certain controls. Those controls are based on the accessibility. मैं किसको कितना assess करने को दूंगी, and वो भी बेस्ड किस पर होगा, मेरे रोल पर बेस्ड होगा। इज दैट क्लियर? दिक्कत क्या हुई, दिक्कत समझो। जब सारा का सारा सेंट्रलाइजेशन हो गया मामला, अब क्या है सुनना, अकाउंट्स वाला, परचेज वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, सारे का सारे बंदे एक ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, क्या जब एक्सेसिबिलिटी एक हो गई है, जब सॉफ्टवेयर एक हो गया है, तो क्या परचेज वाला कोई ऐसी चीज देख सकता है जो अकाउंट डिपार्टमेंट की है, बट वो नहीं दिखाना चाहता? डिसेंट्रलाइजेशन में अच्छा था ना, अलग अलग रख रहे थे। आज सब कुछ एक कर दिया तो तुमने मेरी प्राइवेसी भी तो खदल बदल कर दी, बट मुझे उस चीज को प्राइवेट रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट रखने के लिए क्या लगाया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मम्मी भी तो लगाती है, बचपन में बोलते किचन में मत आओ, कढ़ाई चढ़ी हुई है। किचन मम्मी के लिए रोल, मम्मी कुकिंग कर रही है, मम्मी का रोल क्या है, कुक करने का। आपका रोल कुक करने का नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं मिली किचन की। इजी सिंपल। कंट्रोल्स लगाने कैसे है वो बात की बात है। ये कंसेप्ट समझ में आया? सो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, आर बी बेस्ड, ए एक्सेस, सी कंट्रोल। आज आपने जो चीज समझी है, जो कॉन्सेप्ट समझा है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरे आपके आईटी में, पूरे आपके ईआईएस में लगेगा, हर जगह लगेगा। और मैं आपको बोल चुकी हूं कि ये वन ऑफ दोस टॉपिक्स है जो आपके लिए आपके टाइम में आ सकता है। 99% मुझे लगता है आएगा ही आएगा, ठीक है। और एमसीक्यू जो है उसका वो भी मार्क कर लेंगे, फुल फॉर्म आ सकती है एमसीक्यू में। अच्छा, अब मान लो आपसे किसी ने पूछा, बताओ बेटा आरबीएससी क्या है, तो क्या बोलोगे? बस यही गलती कर दी, ये तो इसकी फुल फॉर्म है ना। मैं पूछूं कि आरबीएससी क्या है तो आपको उसका जवाब ये नहीं देना, बिकॉज ये तो इसकी फुल फॉर्म है। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। यहां पर बच्चा जब थ्योरी लिखता है ना तो वो गलती करता है, आप नहीं करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर मैंने बोला क्या बोला, कि मेरे बिजनेस के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। समझ गए तुम? क्या है ये? हो बिल्कुल सही। तो मैं क्या बोल रही हूं, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे बोर्ड, साइन बोर्ड लगे होते हैं, मेट्रो में भी लगा हुआ होता है कि नहीं होता है? तो ये जो है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वहां पर आपको ये नजर आता है कि यार यहां पर ये चीज बैन है, तो ये क्या चीजें हैं? ये है बेटा, ये है बिजनेस पॉलिसीज, यानी कि उस बिजनेस को चलाने की उनकी क्या है, पॉलिसी, या फिर मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बोल सकती हूँ। मेरे पास आप पढ़ने के लिए आते हो, मैंने आपसे कहा नो रिफंड पॉलिसी, नो रिफंड
पॉलिसी, यानी कि मेरे बिजनेस को चलाने की पॉलिसी है कि मैं रिफंड नहीं करती। सो ये क्या है? पॉलिसी। नो स्मोकिंग पॉलिसी, नो ड्रिंकिंग पॉलिसी, पंक्चुअलिटी पॉलिसी, 7 बजे से पहले ऑफिस नहीं छोड़ सकते पॉलिसी। सिमिलरली आरबीएसई भी क्या है? आरबीएसई भी क्या है? पॉलिसी। किसके ऊपर लग रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के हर एक उस बंदे पे लग रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? सो बताओ अब आरबीएसई क्या है? पॉलिसी। इज दैट क्लियर? अगर आप एक बार कंपेयर करना अपने आप को और किसी एक स्टूडेंट को जिसने मुझसे नहीं पढ़ा, उससे पूछना आरबीएसई क्या है, 100% वो आपको बोलेगा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर आप उससे बोलना जा जाके स्टडी मैट पढ़ के आ पहले, वहां क्या लिखा होगा? इट इज अ पॉलिसी। तो आइए पहले हम पढ़ ही लेते हैं ये वाला पॉइंट। इट इज अ which defines the roles and the privileges। मैं सिर्फ अभी तक इतना पढ़ा रही। roles and the privileges। privileges का मतलब क्या होता है? कौन कितने मजे लेगा भाई, है ना? जब मैं गोवा गई थी ना, तो वहां पर ना राइड्स वगैरह करते हैं, वाटर राइड्स वगैरह करते हैं, है ना? आप लोगों में से किसी ने करी है वाटर राइड्स वगैरह? किसने करी? रेज योर हैंड। गोवा की जगह कहीं और करी हो? एडवेंचर पार्क? छोटी बच्ची हो क्या? ओके, सो वहां पे जब हम राइड्स वगैरह करते हैं तो मेरे पास में ये प्रिविलेज था कि मैं 200 रुपए देके एग्जाम्पल ये वाली राइड कर सकती हूँ, बट जो बंदा मुझे राइड करवा रहा था उसके पास क्या प्रिविलेज था? वो हर राइड में बैठ के जा सकता है। प्रिविलेजेस है ना, मजे ले रहा है भाई जिंदगी के। वाओ, हम बोटिंग के 300 रुपए देते एक आवर के, वो बंदा बिना पैसों के हर आवर में घूमता है, बोटिंग करता है। बोलो हाँ कि ना? ये क्या है? उसका प्रिविलेज। आपका प्रिविलेज, आप बैठते हो आराम से। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। But I believe whenever I go and I teach students, I always say that thing कि सच बताऊं तो no one, literally no one in this world is obliged to provide you anything in return, especially with respect to the education. So अगर किसी बंदे के पास कोई नॉलेज है, सच बता रही हूँ, आप उसे 1 लाख भी दे दो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन उसकी होगी कि उसको उसमें कितनी नॉलेज देनी है आपको। वो आपको ऊपर ऊपर से भी करा सकता है, आपको इन डेप्थ भी करा सकता है, वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड भी करा सकता है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, आप उसको वहां पर रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपको बहुत कुछ मिल रहा है जो आप चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो सोचो यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहां पर जो मिले, जितना मिले, जिससे मिले, हमेशा खुशी खुशी रखना चाहिए और कभी पैसों को बीच में नहीं लाना चाहिए। यू नो व्हाई आई चोज टू बी अ टीचर? बिकॉज मैंने ही सोचा था कि यार मेरे को बाकी बच्चों का उद्धार करना है। अगर मेरे टीचर्स अच्छे नहीं होते तो शायद आज मैं अच्छी टीचिंग नहीं कर पाती, तो मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हुए तो मैं अच्छी टीचिंग कर रही हूँ। तो एक आपके लिए भी मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहती हूँ ताकि कल को आप लोग कुछ करें। यू विल बी हैविंग योर रोल्स एंड योर पोस्ट ऑन डिफरेंट एरियाज। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से एक देश का प्रधानमंत्री बने। आई नो, आई वॉन्ट दैट। दिस इज वॉट द पेसिमिस्टिक अप्रोच इज। उसके लिए चाय वाला बनना पड़ता है। अगर एक हाथ पे हमारे पास प्रधानमंत्री हैं तो दूसरे हाथ पे हमारे पास प्रेसिडेंट भी हैं जो लड़के झगड़ के अपने आप को प्रूव कर रही है। सो लिटेड, एंड वी हैव द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो। आई थिंक सो कि बहुत कुछ है, बाकी आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कोई भी इंसान अगर आ रहा है ना, तो खाली अगर पैसे कमाने होते तो ना बाकी जगह बहुत ज्यादा खुली हैं, आराम से पैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टिल अगर कोई इंसान आपको पैसे लेकर आपको नॉलेज दे रहा है जिससे आप पैसे कमा पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, यू शुड बी ऑलवेज ऑब्लाइज्ड। सो आज भी अगर मेरे टीचर मेरे को मिलते हैं, लिटरली मैं ये बोलती हूँ कि भाई जो भी मैं आज कमा रही हूँ वो आपकी वजह से कमा रही हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव, जितने भी मेरे लाइफ के पहले चेक थे, जो भी जहां से भी मेरे पहले लाइफ के पहले चेक्स आए, वो सब मैंने मेरे टीचर्स को ही डेडिकेट किए, नॉट टू पेरेंट्स। टीचर्स को डेडिकेट किया मैंने, बिकॉज पेरेंट्स दे डू सपोर्ट अस बट टीचर्स दे मेक यू। अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो आप ब्रेक हो जाएंगे। सो द फर्स्ट अर्निंग्स जो भी मैंने जहां से भी ली, द चेक्स, आई थिंक दैट वाज द वेरी फर्स्ट चेक ऑफ समथिंग 4,800 जो कि मैंने डेडिकेट किया था। नेक्स्ट चेक आई गॉट अराउंड 30,000,
31,800 समथिंग, वो भी मैंने टीचर को डेडिकेट किया। मैंने उसमें से एक सिंगल पेनी नहीं रखी, सब कुछ इनको डेडिकेट किया। क्यों? क्योंकि उससे मैं मल्टीपल कमा रही हूँ। आज आप जो पढ़ के जाएंगे उससे आप मल्टीपल कमाएंगे, तो जो आपको मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है, आप छापोगे बेटा। चलो, सो ऑलवेज बी ऑब्लाइज्ड। थोड़ा मोटिवेशनल हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, मैं ऐसी हूं नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ। तो आरबीएससी का फुल फॉर्म रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आरबीएससी क्या है? वेरी गुड। वो क्या डिफाइन करती है? रोल्स एंड प्रिविलेजेस। चलिए, अब आरबीएससी का दूसरा नाम रोल बेस्ड सिक्योरिटी। दूसरा नाम क्या है? रोल बेस्ड सिक्योरिटी। मार्क करेंगे एमसीक्यू के लिए। कंट्रोल्स लगा के क्या करते हैं? सिक्योरिटी देते हैं, तो नाम क्या हो गया? रोल बेस्ड सिक्योरिटी। सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना? ओके, आरबीएससी क्या है? यह हमें क्या देती है? वेरी डिफाइन करती है रोल्स एंड प्रिविलेजेस। इसका दूसरा नाम क्या है? डन। चलो, अब जो फर्स्ट लाइन है बेटा जी, ये आपकी है मेन लाइन। ये क्रक्स है पूरे आरबीएससी का। क्या कहती है? इट इज एन अप्रोच टू रेस्ट्रिक्ट द सिस्टम एक्सेस ओनली टू द ऑथराइज्ड पर्सनल। यानी कि इसीलिए इस डायग्राम के अंदर जो ये आमिर खान था, ये कैसा बंदा है? वेरी गुड, अनऑथराइज। ओके, सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं रेस्ट्रिक्शन किस बात की होती है, तो रेस्ट्रिक्शन बात किस बात की होती है? एक्सेस की होती है। यानी कि एक्सेस किसको मिलना चाहिए? सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स को मिलना चाहिए। ओके, so approach to restrict the system access only to the authorized personnel। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मार्क करेंगे, मार्जिन में लिखेंगे, पर्सनल पे मार्क करेंगे और मार्जिन पे लिखेंगे। हाँ जी, एक वर्ड होता है बेटा पर्सन, पर्सनल, और एक होता है पर्सोनल, जो आपने अभी भी पढ़ा ऑथराइज पर्सोनल। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये यानी कि निजी, आपका अपना प्राइवेट पर्सोनल। बट जो ये पर्सोनल है, ये कौन सा पर्सोनल है? जरा स्पेलिंग देखेंगे, लोअर प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल which are being in force, यानी कि जो लोग लगाए जाते हैं। सो पर्सोनल, जैसे कि एचआर पर्सोनल, यानी कि जो सारा काम एचआर का करते हैं। अकाउंट्स पर्सोनल, यानी कि जो लोग अकाउंट्स का काम करते हैं। सो पर्सनल मत लिख देना वहां पे, पर्सोनल लिखना। ये जब आप एचआर पढ़ते तो आपको समझ में आता। सो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन एचआर ऑल्सो, तो हैंस आई कैन से कि आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी। डन, समझ में आ गया? ये कौन था? अनऑथराइज पर्सोनल। ओके, आगे चलते हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूं। अगर आपका काम टीचर का है तो आपको एक्सेसिबिलिटी किसकी मिलेगी? टीचर वाली। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या मिलेगी? यानी कि जैसा आपका रोल वैसे आपके प्रिविलेजेस। इतनी बात समझ आ गई? तो अगर आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, व्हाट्स योर नेम? अगर आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, व्हाट्स योर नेम? पार्थ? प्रभाकर। ओके, प्रभाकर, अगर आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो क्या आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट के काम में झांकना झांकी करनी चाहिए? नहीं। अगर आप एक जूनियर लेवल पे हो, लेट्स सपोज बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, बैंक में पीओ होता है, क्लर्क होता है और एक मैनेजर भी होता है, तो क्या जो एक्सेस के प्रिविलेजेस जो है वो मैनेजर जी रहा है, वो जो प्रिविलेजेस है वो मैं क्लर्क को भी दे दूं? नहीं। यानी कि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल नीचे गिवन है, इसको लिखो SL।
यानी कि स्ट्रिक्टली आप इस एग्जाम्पल को ही कोट करके आएंगे। क्या लिखा? जूनियर अकाउंटेंट, जो कि कहां पर होगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा, इज असाइंड टू रिकॉर्ड बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन हिज रोल। क्योंकि वो जूनियर है ना, तो वो उसको क्या रोल दिया? तुझे सिर्फ एंट्रियां करनी है, बस तुझे क्या करनी है? सिर्फ एंट्रियां करनी है, बात खत्म। तुझे दूसरे डिपार्टमेंट का काम नहीं देखना, एंट्री करके कुछ और क्या बन रहा है, रिपोर्ट्स वो जनरेट नहीं करनी, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। इज दैट क्लियर? जूनियर अकाउंटेंट वाला जैसे ही वो आपकी कॉपी में एग्जाम्पल देखेगा, फुल मार्क्स गिवन। ये इतना ज्यादा वाइब्रेंट एग्जाम्पल है। क्या बोला मैंने एग्जाम्पल में? जूनियर अकाउंटेंट कौन से डिपार्टमेंट का होगा? आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या बनाते हैं? रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका धंधा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? क्या ये बंदा सुनो ध्यान से, क्या ये बंदा कल को अगर मैं बोलती हूँ, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं, तो क्या ये बंदा कल को लोन जो चढ़ा हुआ है कंपनी के ऊपर, उस लोन को खत्म कर सकता है? इवन लोन की जानकारी देख सकता है? नहीं देख सकता, नॉट अलाउड। जूनियर अकाउंटेंट है ना, वाउचर की एंट्री कर रहा है। लास्ट क्लास में अकाउंटिंग फ्लो कराया था, बस एंट्री कर और निकल, बाकी तुझे कुछ भी नहीं करने का। इजी सिंपल। तो ये जो एग्जाम्पल है एज इट इज आपने करना है। आ जाए वापस ऊपर। सो नाउ नेक्स्ट, आरबीएसई क्या है? एक पॉलिसी है जो क्या डिफाइन करती है? रोल्स एंड प्रिविलेजेस। अब आगे पढ़ रहा है वो, क्या कह रहा है वो? वेयर एम्प्लॉइज आर हैविंग द एक्सेस राइट्स टू द इंफॉर्मेशन दे नीड टू डू देयर जॉब्स। जो उनके काम को करने के लिए उनको प्रिविलेजेस चाहिए, वो उनको मिल जाएंगे। अब नोट्स की बात करते हैं, पेन ड्राइव की बात करते हैं। धीरे को तो मैंने दे दी ना पेन ड्राइव, एक्सेसिबिलिटी दे दी, नोट्स की खोल, बोलो हाँ कि ना? अच्छा मजा, उसका रोल वही है, तो उसको हमने प्रिविलेज दे दिए। अब मान लो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसको तुम प्रेमाइज का सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हो, तो उसे चाबी भी नहीं दोगे, या उसे अलार्म का फंक्शनैलिटी भी नहीं दोगे? कुछ ना कुछ तो दोगे। कैमरे की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको दोगे कि नहीं दोगे? उसका मन करके देखने का, देखो तो सही अंदर चूहे या आदमी, वो पानी बह रहा है या कुछ ड्रग्स वग्स बह रहे हैं, भैया देखो तो सही। ये बच्चे ड्रग्स, स्मोकिंग को क्या बोला था तुमने? सुट्टा। हाँ, एक गाना आया था ना, डोंट स्मोक सुट्टा, सुट्टा ना मिला, नहीं सुना तुमने? हमें तो बहुत सुना। चलो कोई बात नहीं, मत सुनना तुम तो अच्छे बच्चे हो मेरी नजरों में। अच्छा ओके, एंड ये वर्ड मार्क करो, एंड इंपॉर्टेंट। बच्चा यहां पर एंड नहीं लिखता, एंड क्या हुआ? एंड एक ब्रांड भी है, पता है तुझे? कैसे पता? लड़कियों का ब्रांड है। चलो, एंड प्रिवेंट देम। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी निजी जिंदगी में नहीं घुस रहे। एंड प्रिवेंट द एम्प्लॉइज फ्रॉम असेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट डजंट पर्टेन टू देम। यानी कि सुनो, यहां लिखो क्या मिलेगा, लिखो क्या मिलेगा, और नीचे लिखो क्या नहीं मिलेगा। हाय राम रे, राम 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 राम। बताओ क्या मिलेगा? जो उनको अपनी जॉब्स करने के लिए चाहिए वो मिलेगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना आसान था ना? बोलो क्या मिलेगा? हाँ, जो उनकी जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड है, नीडेड है। और क्या नहीं मिलेगा? दैट डजंट पर्टेन टू देम। अब जूनियर अकाउंटेंट को, अगर जूनियर अकाउंटेंट, उसको फाइनेंस के फील्ड का कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर मान लो स्टॉक की बात करूं, स्टॉक की एक्सेसिबिलिटी, कितना माल पड़ा हुआ है, ये दे हम उसको एक्सेस? नहीं, एक्सेस नहीं मिलेगा। चाहिए तो ऊपर के लोगों से एक्सेसिबिलिटी लेकर आओ। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, क्या मिलेगा? एक्सेस किसके अकॉर्डिंग? जॉब के अकॉर्डिंग। क्या नहीं मिलेगा? पर्टेन टू देम। ओके चलिए, सो वापस एक बार रिकॉल करते हैं।
आरबीएससी का फुल फॉर्म? आरबीएससी क्या है? ये क्या बताता है? वेरी गुड, रोल्स एंड प्रिविलेजेस। इसका दूसरा नाम क्या है? रोल बेस्ड सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी एक तरीका का क्या है? कंट्रोल है। अच्छा, पहली लाइन में हमने पढ़ा था क्रक्स, ये जो हमारी एक्सेसिबिलिटी होती है सिर्फ किसको दी जाती है? ऑथराइज्ड यूजर। आमिर खान क्या था? पर्सोनेल, है ना? चलो, अच्छा नेक्स्ट, जब हम लोगों को ऊपर आरबीएससी लगाते हैं तो हम उनको बताते हैं दो चीजें, उनको क्या और क्या नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा मतलब उनके जो जॉब्स में होगा वो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, जो जॉब में नहीं है वो उनको नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आरबीएससी। ये जो कंपोनेंट्स है ना, मुझे सच्ची बताऊं मेरे को तो ना हंसी आती है कंपोनेंट्स को देख के, ऐसे करके मैं बड़ा बड़ा हंसती हूँ, बहुत ज्यादा हंसती हूँ, क्योंकि जब भी कंपोनेंट्स में पढ़ाती हूँ ना तो ना ये बड़े कंफ्यूजिंग वाले कंपोनेंट्स हैं। पढ़ो क्या लिखा है। साला मेरे को लगता है मेरा स्प्रिंग रोल हो जाता है इसको पढ़ाने में, स्प्रिंग रोल हो जाता है। मतलब क्यों दिया कुछ कंटेंट ऐसा जिसमें कि हमारे को स्प्रिंग रोल बनना पड़ रहा है। समझो ध्यान से, मैं इसको एक शॉट में पढ़ाऊंगी, आपको एक शॉट में समझ आ गया तो ठीक है, वरना आपका स्प्रिंग रोल बनेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला क्या है? रोल परमिशन, यानी कि उसकी जो पोस्ट है, उसका जो ओहदा है, उस ओहदे में आपको उस ओहदे की वजह से आपको क्या क्या परमिशंस मिलेंगी। ठीक है, दिस इज रोल परमिशन, यानी कि आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद सेकंड, यूजर रोल, यानी कि उस इंसान का क्या रोल होगा। अगर मान लो वो इस पैनल पे आ जाता है तो उसका रोल क्या है। अब इन दोनों बातों को कंक्लूड करती हूं। पोस्ट यानी कि टीचिंग, पोस्ट यानी कि टीचिंग, टीच करते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू सोनाली। व्हाट वुड बी द रोल ऑफ द सोनाली? Now that means this should be match. Now if I'm coming here and doing dancing, is it matching? No. If I'm teaching, okay, next, if I'm teaching EIS, but I am not teaching EIS, I am teaching, let's suppose text. Law. No. Okay, so law, that is not acceptable, right? तो थर्ड क्या कहता है, देखो क्या किया, ध्यान से सुनना। ऊपर वाले का एक रोल उठाया, नीचे वाले का एक रोल उठाया, और थर्ड पॉइंट क्या बना दिया? रोल रिलेशनशिप। यानी कि हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि जो बंदे को जो काम करना चाहिए उसकी पोस्ट को देखते हुए क्या वो बंदा वही काम कर रहा है या नहीं। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ आरबीएससी। कितने बच्चों को समझ में आ गया? थोड़ा ऊपर से हाथ ऊपर करेंगे, हाथ 80-90% समझ में आ गया। एक बार वंस मोर और करते हैं। सबसे पहले में हम ये बोलते हैं कि उसके ओहदे में क्या क्या चीजें आती है, वो ओहदे के हिसाब से क्या क्या परमिशंस ले सकता है। सेकंड, इंसान के ऊपर आते हैं कि इंसान का क्या रोल है, क्यों वो यहाँ पर बुलाया गया है। और थर्ड में ऊपर वाला रोल देखा, नीचे वाला रोल देखा, और बन गया थर्ड पॉइंट रोल रिलेशनशिप। अब भी अगर किसी का स्प्रिंग रोल हो गया तो भैया खा लेना स्प्रिंग रोल, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। तो कंपोनेंट बताओ क्या है? पहला रोल परमिशन, दूसरा रोल यूजर का, तीसरा रोल। अब एक और चीज, जब आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ना रोल लिख देंगे, खाली रिलेशनशिप भूल जाएंगे। प्लीज रिलेशनशिप लिख देना, तुम्हारी हो या ना हो यहां लिख देना। ठीक है, दोबारा से बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ आरबीएससी, पहला क्या है? रोल परमिशन, यानी कि आपके ओहदे में आपको क्या क्या परमिशन दी है। सेकंड, यूजर रोल, इस बंदे ने क्या करना है। और थर्ड, रोल, जो इसको करना है और जो ये कर रहा है वो दोनों सही है या नहीं है। रोल रिलेशनशिप, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे रोल के आगे बेटा लिखो MCQ। MCQ का मतलब क्या है? अरे नहीं मतलब MCQ में क्या पूछा जा सकता है कि ये रोल बताओ, इसका मतलब क्या है। पहले रोल का मतलब क्या है? दूसरे रोल का मतलब क्या है? यूजर रोल। क्लियर हो गया? चलो,
तो पूरा का पूरा आरबीएससी हमने फिनिश कर दिया, जस्ट एक क्लास 9 बची है। आओ, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, इट फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कीवर्ड मुझे मिल गया बस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखो कांड कहां पर होगा, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन, जहां छोटी होगी वहां तक कांड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ईआरपी कहां लगाएंगे, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो भैया ऐसे चल जाएगा काम। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट अस जस्ट रिकॉल। आरबीएससी का फुल फॉर्म, आरबीएससी क्या है, ये पॉलिसी हमें क्या देती है, इसका दूसरा नाम क्या है, आरबीएससी के तहत यूजर कैसा होना चाहिए, वेरी गुड। आरबीएससी में दो चीजें हैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जो रोल, जो जॉब कहता है, क्या नहीं मिलेगा, ओके वेरी गुड। कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट और तीसरा, ओके सो विद मी। सो सबसे पहला रोल परमिशन, अपने हाथ बाहर निकालो, रोल परमिशन। दूसरे वाला यूजर रोल, थर्ड वाला रोल। आप अगर भूले ना अगली क्लास में तो बताऊंगी, बता दूंगी ना, फिर भूल गए तो। अच्छा ओके, लास्ट पॉइंट, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अच्छे से आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जाम्पल किसका दोगे, जूनियर अकाउंटेंट का। आमिर खान लिखकर नहीं आओगे, हाँ अगर याद नहीं रहा तो समथिंग बेटर देन नथिंग, फिर आप लिख सकते हो, बट डू नॉट मेंशन द मूवी नेम, जस्ट मेंशन ABCD, है ना, लाइक दैट। चलो हो गया, चेक चेक, या ओके मैं और कुछ नहीं करा रही, बुक्स बंद कर दो, रिकॉल कर लेते हैं सारा जो आज पढ़ा बस, ठीक है। चलो रिकॉल कर लेते सारा जो आज पढ़ा है। अगली क्लास में आयुष को और तुमको यहीं बिठाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? संचित मंगला। इसका नाम संचित मंगला, कॉपी में देख रहे थे ना। चलो ओके, चैप्टर का नंबर कितना है? 2। कितने पार्ट्स हैं? 4। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बी। बी का नाम क्या है? ERP का फुल फॉर्म क्या है? इसमें पार्ट्स कितने हैं? 5। हमने कौन कौन से पढ़े आज? पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, ये 3 हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, बाकी 2 भी बचे हैं। अभी हमने चौथे वाले पार्ट में से एक टॉपिक पढ़ा, उसका नाम क्या है? ओके। फिफ्थ पार्ट में एक टॉपिक है ऑडिट, वो क्या है आपको पढ़ के आना है घर से, होमवर्क है, राइट? ओके, नाउ रिवाइज करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी का पहला पार्ट विच इज द ERP इंट्रोडक्शन। 2 सिस्टम्स होते हैं, पहला, दूसरा। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन किया गया? सी तो एम। अच्छा, ERP में डेटाबेस कैसा होता है? और माइक्रोवेव से सामान निकालने को क्या कहते हैं? ओके वेरी गुड। अच्छा, डेटा जो होता है, कलेक्शन जो होता है, वो कैसे बेसिस पे होता है? रियल टाइम बेसिस पर होता है। वेरी वेरी गुड। ओके, ये तो हमारा ERP का हो गया। एंड नेक्स्ट, ERP के एडवांटेज, अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो। घट क्या क्या रहा है? बढ़ क्या रहा है? पहला फ्लेक्सिबल, दूसरा, तीसरा कस्टमर क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाई। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो रही है? वेरी गुड। रिसोर्स अच्छे से हो रहा है। एक पॉइंट कौन सा रह गया है? एक्यूरेसी। अच्छा, अगर मैं एफिशिएंसी लिख दूं चलेगा? चलेगा। इन सारे पॉइंट्स में आप अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो टाइम पड़ा था ना, वो कौन सा टाइम था? लीड टाइम। लीड की स्पेलिंग? वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट इज आते हैं फीचर्स में। फीचर्स कैसे करोगे? कुछ पॉइंट यहाँ से, कुछ पॉइंट यहाँ से, कुछ पॉइंट दिमाग से बना के फीचर्स लिख दिए। अब आते हैं 4th पॉइंट जो कि हमने पढ़ा, RBSE। RBSE का फुल फॉर्म? ये क्या है?
ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में लगाई जाती है। वाह, इसमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? जो जॉब्स के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो मिलेंगी, और क्या नहीं मिलेगा? ये डिफाइन क्या करता है? इसका दूसरा नाम क्या है? कैसे यूजर को रोकते हैं? दिस हैज टू बी ट्रिकी। अनऑथराइज वाले को रोकते हैं। अच्छा, एक और चीज, इसका एग्जाम्पल, उसको क्या करना चाहिए? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कि आरबीएसई लग रहा है, सुनना, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स कैसे हैं? अच्छे हैं। आरबीएसई इज अ कंट्रोल। तो अच्छा बताओ, अगर आपके घरों में आपके ऊपर कंट्रोल्स लगाए जाए तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सिमिलरली, अगर एक एंटिटी के अंदर कंट्रोल्स लगाए जाए तो एंटिटी रिस्की कम होगी ना, ये अच्छी ज्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे, रिस्क एंड कंट्रोल्स, यानी रिस्क एंड कंट्रोल्स आर टोटली ऑपोजिट, यानी कि कंट्रोल्स लगाकर हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरबीएसई क्या है? पॉलिसी। ठीक है, तो आरबीएसई ना खत्म यहां पर होता है, बट आज की क्लास के लिए अगली क्लास में आरबीएसई के 2 बच्चे भी हो जाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ आरबीएसई। ठीक है, आरबीएसई के 2 बच्चे भी हो जाएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ आरबीएसई। आप बच्चों के नाम बता दूं क्या? बता दूं बच्चों के नाम? बता देती हूँ ना, क्या बता दूं? चलो ठीक है, नामकरण हो चुका है, बस तुम्हें बताना बाकी है। चलो भाई ठीक है, ओके।